समाजशास्त्र के उद्भव में अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया। ठीक है, इसमें पहली घटना जिसमें पहला प्रश्न हम आपसे रख रहे हैं कि वे दो घटनाएं जिनका समाजशास्त्र के उद्भव में प्रभाव पड़ा। एक तो है फ्रांस की क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, एक औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो ये फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति ये दो घटनाएं थी जिनका समाजशास्त्र के उद्भव में प्रभाव पड़ा। ये एक प्रश्न तो आपको यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति से समाज के लिए भावना जो जुड़ी, उसका जो नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा था फ्रांसीसी क्रांति का। तो ये जो भावना है ये समाज के साथ जुड़ गई। कैसे? सन 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। इस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार समझ लीजिए, ये नारा समझ लीजिए, ये वैश्विक पटल पर उभर कर सामने आ गया। ठीक है, अब लोग अपने अधिकारों के लिए जाग गए। क्रांति से पहले फ्रांस में जो राजशाही थी, जो राजा का शासन था, जितने भी धार्मिक तरीके से आडंबर बने हुए थे, आम जनता अकाल, कुपोषण और सामाजिक असमानता के अत्याचारों से पीड़ित थी। इसी के ऊपर क्रांति की व्यवस्था बदल दी गई। क्रांति के द्वारा फ्रांस की व्यवस्था बदल दी गई और लोकतंत्र की वहां पे स्थापना हो गई। अब ये फ्रांसीसी क्रांति के मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो, इनका फ्रांसीसी क्रांति में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये दार्शनिक विचारक हैं, इन्होंने अपने विचारों से लोगों में शक्ति दी और इन मतलब फ्रांसीसी क्रांति में एक तरीके से इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो दूसरा जो कारण था वो था थर्ड में कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। ठीक है, जिसने भी क्या किया, समाजशास्त्र के उद्भव में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। कैसे? जैसे कि भाई 18वीं शताब्दी जब उतर रही थी, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, तो यूरोप के कुछ देश थे, वहां पर टेक्नोलॉजी बढ़ी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो परिस्थितियां थी उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया। इसे औद्योगिक क्रांति नाम दे दिया गया। औद्योगिक क्रांति का मतलब ये है कि मशीनी युग का वहां पर प्रारंभ हो गया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे क्लियर होती है। और इस क्रांति ने यूरोप और अन्य देशों के नागरिकों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में बहुत सारे बदलाव किए। उद्योगों का मशीनीकरण हो गया, मानवीकरण से मशीनीकरण पे हो गए, उत्पादन में वृद्धि हुई, पूंजीवाद का विकास हुआ, औद्योगिक श्रमिकों के रूप में नए वर्ग का उदय हुआ, लोग कृषि व कुटीर उद्योगों को छोड़कर बड़े उद्योगों में मजदूरी करने लग गए। ठीक है, तो नए नए शहरों का विकास होने लगा। लेकिन इस व्यवस्था ने श्रमिकों का शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा था। मशीनी युग आएगा तो वहां पे श्रमिकों की आवश्यकता कम होगी, या होगी तो उनका शोषण बहुत होगा। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए यूरोप में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व आर्थिक बदलाव में ऐसे विषय की आवश्यकता थी। उस विषय के बारे में, सामाजिक व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के लिए इस समाजशास्त्र की आवश्यकता थी। ठीक है, अब देखिए यूरोप में जो हो रहा था, ये हमने आपको बताया, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक बदलाव जो हो रहे थे, जिनमें शोषण भी नहीं था, एक विषय की आवश्यकता महसूस हुई। कब? 1838 में। फ्रांसीसी दार्शनिक उस समय पे कौन थे? अगस्तिन कॉम्टे। इन्होंने एक विषय की शुरुआत कर दी, समाज शास्त्र की। 1838 में फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्टे ने एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की शुरुआत कर दी। क्या समाजशास्त्र का नाम पहले समाजशास्त्र था जब इन्होंने शुरुआत की थी? नहीं। छठे पॉइंट में देखिए, जब कॉम्टे ने समाजशास्त्र को शुरू किया तो इसका नाम था सामाजिक भौतिकी, या फिर हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं सोशल फिजिक्स। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 1838 में जब फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र विषय की शुरुआत की थी तो समाजशास्त्र का नाम नहीं था, उसका नाम था सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। ठीक है, जिसे बाद में समाजशास्त्र का नाम दिया गया। अब यहाँ पे हम अगर भारत की बात करें कि भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे कैसे हुआ, तो भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत हुई दोस्तों बंबई विश्वविद्यालय से। कहां से? बंबई विश्वविद्यालय से। बंबई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग स्थापित हुआ 1919 में। 1919 में पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई 1919 में। ध्यान में रखिएगा एक एक चीजें। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1952 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट भी आ गए, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क लखनऊ में स्थापित है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा में स्थापित है। अब यहाँ पे देखिए एक विचारधारा आई, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और प्रभुत्व जाति की अवधारणा, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो नोट में विस्तार से बात करेंगे। ये जो अवधारणा थी ये भारतीय समाजशास्त्री एन श्रीनिवास ने दी थी। इसने दी थी एन श्रीनिवास ने। तो भारत में वैसे तो बहुत पहले से समाजशास्त्र का अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन जैसे और भी अर्थशास्त्र जैसे कोटिल्य ने लिखा था, इस प्रकार से बहुत से शास्त्र थे, लेकिन समाजशास्त्र का विकास इस हिसाब से हुआ बंबई विश्वविद्यालय से पैट्रिक गेडिस ने समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। उसके बाद में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क बना लखनऊ में, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा में बनी, फिर यहाँ पे जो समाजशास्त्र की कुछ विचारधाराएं थी, जैसे भारतीय समाजशास्त्रियों में जो एन श्रीनिवास जो बहुत ही प्रसिद्ध है, इन्होंने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और प्रभुत्व जाति की अवधारणा दी। समाजशास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं? अगस्त कॉम्टे। ठीक है, अगस्त कॉम्टे क्या कहलाते हैं? समाजशास्त्र के जनक। अब देखिए यहाँ पे समाजशास्त्र को कुछ विद्वानों ने विज्ञान माना है। क्या माना है? यहाँ पे समाजशास्त्र की जो प्रकृति की बात आती है कि समाजशास्त्र को विषय को समझने के लिए हमें समाजशास्त्र की प्रकृति को समझना चाहिए। यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि विषय की प्रकृति से तात्पर्य से ये पता लगाना होता है कि यह विषय विज्ञान है या कला है या फिर कुछ और विषय से संबंधित है। तो समाजशास्त्र को जो विज्ञान मानते हैं वो है दोस्तों कांटे, दुर्खीम और मैक्स वेबर। तो अब प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से समाजशास्त्र को विज्ञान कौन नहीं मानते हैं? ये तीन नाम तो दिख जाए तो मानते हैं, ये तो जो भी चौथा नाम लग दिखे नहीं मानते। बिल्कुल ठीक है, निम्न में से समाजशास्त्र को विज्ञान किसने माना? इनमें से काउंटे में, दुर्खीम और मैक्स वेबर में से कोई भी आ जाए ऑप्शन में, उसको टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, समाजशास्त्र समाज विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। अब देखिए यहाँ पे विज्ञान में भी फर्क है, क्योंकि समाजशास्त्र समाज विज्ञान है, ठीक है, ये प्रकृति विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट देखिए 15वां, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये एक किताब है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये एक किताब है। ये किसकी लिखी हुई है? ई चिनोय की। इसमें इन्होंने समाजशास्त्र के दृष्टिकोण की बात की है, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण की बात की है और डबल रोटी का इसके अंदर उदाहरण पेश किया है। चिनोय ये कहता है कि एक डबल रोटी का अध्ययन अर्थशास्त्री द्वारा उसकी बाजार में डिमांड, उत्पादन में लागत, विक्रय मूल्य, लाभ हानि इसके परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा, और एक इतिहासकार द्वारा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य द्वारा उसका अध्ययन किया जाएगा, जिसमें वह डबल रोटी की उत्पत्ति का इतिहास तथा उसके प्रसार की जानने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार एक समाजशास्त्री एक डबल रोटी समाजशास्त्री समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में देखेगा कि डबल रोटी सामाजिक संबंधों को कैसे प्रभावित कर रही है। तो उन्होंने डबल रोटी का उदाहरण दिया था कि हर विषय में अलग अलग तरीके से अध्ययन किया जाएगा, जिसका उन्होंने सोशल पर्सपेक्टिव नामक किताब में उल्लेख किया है। ई चिनोय की किताब लिखी गई है और समाज समझाई है। ठीक है, तो ये कुछ की जो समाजशास्त्र की हमने प्रकृति आपको बताई है, प्रकृति की आपको बताई कि वैज्ञानिक प्रकृति है या नहीं है। तो यहाँ पे समाजशास्त्र को अगस्त कॉम्टे, दुर्खीम और मैक्स वेबर ने तो क्या मान लिया? विज्ञान मान लिया। उन्होंने क्यों माना? उन्होंने बोला कि भाई वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हो सकता है इसमें, इसका वस्तुनिष्ठ अध्ययन, सत्यापनता, निश्चितता, कार्य कारण संबंधों की स्थापना, ये कुछ उन्होंने बातें कही कि जो पॉइंट्स वहां पे उसको विज्ञान सिद्ध करते हैं। लेकिन जो मैंने आपको ये चीज बोली थी कि समाज विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। कैसे? कि भाई समाजशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान है, इस कारण उसकी अपनी सीमाएं हैं। प्राकृतिक विज्ञानों के विषय में विवेकशीलता नहीं होती, लेकिन समाजशास्त्र विषय में सामग्री मनुष्य है जो कि अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। अतः समाजशास्त्र
पूर्वानुमान लगाना प्राकृतिक विज्ञानों से अधिक कठिन होता है। समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञान से ज्यादा कठिन होता है पूर्वानुमान लगाना, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव में, व्यवहार में परिवर्तन ले आता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया था कि समाजशास्त्र समाज विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। तो दोस्तों ये पहला वीडियो नोट था आपके लिए। इसके बाद में आपके लिए लगातार वीडियो नोट्स आएंगे और थोड़े बड़े भी आ सकते हैं, दिन में एक दो भी। देखो मेरी कोशिश रहती है आप तक ज्यादा पहुंचाने की, लेकिन जितना मैं कर पा रहा हूं मैं आपके लिए करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए और बिना लाइक किए बिना मत जाइए। आपके समाजशास्त्र जल्दी ही कंप्लीट होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी में हम पढ़ रहे हैं आज का समाजशास्त्र, जिसमें ये वीडियो नोट नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषा की। इससे पहले वाले वीडियो नोट में हमने समाजशास्त्र के परिचय की बात की, समाजशास्त्र के उद्भव की बात की। तो देखिए समाजशास्त्र के परिचय और उद्भव को जानने के बाद में हमें सबसे पहले समाजशास्त्र के अर्थ को जानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसके अर्थ को नहीं समझ सकते ना, तब तक एक विद्यार्थी के रूप में जो विद्यार्थी रहेगा उसका ज्ञान हमेशा अधूरा ही रहेगा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी विषय को अर्थ के जानने के लिए, किसी भी विषय को अर्थ को पकड़ने के लिए हमें कुछ परिभाषाओं को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ नीचे परिभाषाएं, सबसे पहले इनको हम देख लेते हैं। कुछ पॉइंट नंबर 16 पे देखिए, समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। समाजशास्त्र को यहाँ पे क्या बताया है? मानव समाज का अध्ययन, किंग्सले डेविस ने। तो मानव समाज का अध्ययन समाजशास्त्र को किसने बताया? किंग्सले डेविस। 17 में देखिए, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र को विज्ञान बता दिया, कैसा विज्ञान? जो समाज का क्या करता है? अध्ययन करता है। एचडब्ल्यू ओडम ने ये परिभाषा दी समाजशास्त्र के लिए। 18 में देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। सबसे फेमस परिभाषा यही है मैकाइवर एवं पेस की। तो मैकाइवर एवं पेस कहते हैं यहाँ पर कि समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। अभी सामाजिक संबंध जो यहाँ पे जो शब्द है, हम इसको नीचे इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक्स है, वाई है, आप है, आपका एक मित्र है। जब आप क्रिया करते हैं, क्रिया के रूप में आप बातचीत को भी ले सकते हैं। आप जब कुछ पूछते हैं वो उनका जवाब देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रिया के बदले जो क्रिया हुई वो क्या हुई? प्रतिक्रिया हुई। इस क्रिया और प्रतिक्रिया को हम ये कह सकते हैं, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो हम कह सकते हैं उनके अंदर क्या हो रही है? अंतःक्रिया हो रही है। अंतःक्रिया में यदि कोई उद्देश्य भी स्पष्ट हो। 24,76,000 से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं और आपकी लड़ाई सिर्फ एक पद के लिए है। उत्कर्ष ऐप पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अंतःक्रिया में यदि कोई उद्देश्य भी स्पष्ट हो, उद्देश्य भी जुड़ जाए, और उद्देश्य में जुड़ने के बाद में यदि उस अंतःक्रिया में स्थायित्व प्राप्त हो जाए, ठीक है, उद्देश्य जुड़ने के बाद में उस अंतःक्रिया को स्थायित्व प्राप्त हो जाए या फिर वो एक अर्थपूर्ण दृष्टि से देखी जा सके, तो फिर क्या बन जाता है? सामाजिक संबंध बन जाता है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर होती है कि सामाजिक संबंध का निर्माण ऐसे होता है, क्रिया प्रतिक्रिया या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं दो व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया के बाद में एक निश्चित उद्देश्य होता है उस अंतःक्रिया का। अंतःक्रिया निश्चित उद्देश्य को लेकर स्थायित्व प्राप्त कर लेती है और उसी से क्या बनता है? सामाजिक संबंध बनता है। ये एक सामाजिक संबंध है, ठीक है। ऐसे ही अनेक सामाजिक संबंधों का जब जाल बन जाता है तो वो क्या हो जाता है? समाजशास्त्र कहलाता है। वो समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है मैकाइवर एवं पेस के अनुसार। मुझे लगता है कि ये पॉइंट आप यहाँ पे आपसे समझ गए होंगे, सामाजिक संबंध वाला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 20 में, समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने के लिए इसे हमने दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। एक तो समाजशास्त्र की प्रकृति की हम बात करें यदि, तो वो है स्वरूपात्मक, और दूसरी यदि बात करें तो वो है समन्वयात्मक। तो ध्यान दीजिएगा, समाजशास्त्र की प्रकृति के आधार पर उनको हमने दो भागों में बांट दिया, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक, ठीक है। ये चीज यहाँ पे क्लियर हुई। हम इसको समाजशास्त्र का विषय का क्षेत्र भी कह सकते हैं कि हमने इसके अर्थ को जानने के लिए विषय क्षेत्र को जानना अत्यंत आवश्यक समझा, और विषय क्षेत्र का अर्थ किसी भी विषय की वे संभावित सीमाएं हैं जहां तक कि वह विषय फैला होता है, तो उस या फिर उस विषय का अध्ययन जहां तक संभव हो सके। जैसा कि हमें पता है कि समाजशास्त्र एक नया विषय है, इस कारण इसके क्षेत्र निर्धारित करना सरल कार्य नहीं है। तो इसीलिए इसको दो भागों में बांट दिया, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 पे। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों स्वरूपात्मक संप्रदाय की। तो सबसे पहले तो जो फैक्ट क्वेश्चन है वो सुन लीजिए कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक कौन है? तो जॉर्ज सीमिल और टॉनिज का नाम आएगा। स्वरूपात्मक समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय फॉर्मल स्कूल के जनक कौन है? जॉर्ज सीमिल और टॉनिज, ये तो उनके जनक हो गए। यदि अभी संप्रदाय का समर्थन कौन कौन करते हैं? वीरकांत, वान वीज और मैक्स वेबर, ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है। स्वरूपात्मक संप्रदाय में दरअसल में समाजशास्त्र को क्या माना गया है? विशिष्ट व शुद्ध विज्ञान माना गया है। तो ये क्वेश्चन एकदम से ऐसे पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक विषय क्षेत्र के अंदर समाजशास्त्र को क्या माना गया है? विशिष्ट व शुद्ध विज्ञान माना गया है। स्वरूपात्मक संप्रदाय में वस्तु या घटना के स्वरूप व अंतर्वस्तु पर बल दिया जाता है, ठीक है। तो जो समाजशास्त्र का स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इसमें घटना के स्वरूप और अंतर्वस्तु पर बल दिया जाता है। तो देखिए ये मैंने विद्वान बताया आपको, जॉर्ज सीमिल और टॉनिज इसके जनक है, ठीक है। वीरकांत, वान वीज और मैक्स वेबर ने इनका समर्थन किया। इसमें स्वरूपात्मक संप्रदाय में समाजशास्त्र को विशिष्ट व शुद्ध विज्ञान माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि स्वरूपात्मक जो संप्रदाय है वो विशिष्ट व शुद्ध विज्ञान मानता है। तो इस विचारधारा का मतलब ये है कि अन्य विज्ञानों जैसे, मतलब जैसे राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, ये जितने भी शास्त्र है, इन्हीं की तरह समाजशास्त्र की भी अपनी समस्या या फिर अपनी सामग्री होनी चाहिए, जिसका अध्ययन केवल समाजशास्त्र में ही किया जाए। इसीलिए विशिष्ट व शुद्ध विज्ञान इसको माना गया। तो ये संप्रदाय क्या करता है? वस्तु या घटना के अंतर्वस्तु के स्थान पर उसके स्वरूप के अध्ययन पर बल देता है, ठीक है। तो घटना के स्वरूप पर क्या देता है? बल देता है। इस मत को या इस स्वरूपात्मक संप्रदाय को हमें ज्यादा समझने के लिए कुछ विद्वान हैं, उनके इन विचारों पर बातचीत करनी चाहिए। जैसे 25 पे रखा है कि अंतर्वस्तु व स्वरूप का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कहते हैं कौन? सीमेल। क्योंकि इसमें स्वरूप की बात की गई है, तो सीमेल ये कहते हैं कि भाई जो स्वरूप होता है और एक अंतर्वस्तु होती है, बाह्य जो बॉडी होगी और उसके अंदर जो कंटेंट हो गया वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सीमेल के विचार में स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे से क्या है? भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, और इनका एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो सीमेल ने ऐसा कहा है कि स्वरूप और अंतर्वस्तु दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इनके ऊपर एक दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए 26 में, समाजशास्त्र में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए। इसके मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन तो स्वरूपों का माना गया है, लेकिन मानसिक संबंधों की बात की गई है तो ये की है वीरकांत ने। देखिए वीरकांत समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानते थे, ये हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो इन्होंने जो माना समाजशास्त्र में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए, यह स्वरूप ही व्यक्तियों को एक दूसरे से बांधते हैं। जो मानसिक, जो हमारी प्रतिक्रिया है ना, यही हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। इनके अनुसार ये मानते हैं कि सम्मान, सहयोग, संघर्ष, स्नेह, ये जितने भी हैं, प्रेम, ये जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, इनसे मानसिक संबंधों से ही सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। तो वीरकांत स्वरूपों में मानसिक संबंधों पर जोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए 27, समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन होना चाहिए, ये कहते हैं मैक्स वेबर। हम फिलहाल अभी स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक क्रियाओं के लिए मैक्स वेबर जोड़ देते हैं कि केवल और केवल सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन होना चाहिए समाजशास्त्र के अंदर। तो देखिए जो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के बारे में एक विशिष्ट विज्ञान माना था, इन्होंने भी यहाँ पे समर्थन किया था। तो ये कहते हैं कि इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती, बल्कि वही क्रिया सामाजिक क्रिया होती है जिसमें क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो,
ठीक है, उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। तो इस प्रकार वेबर के अनुसार समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन होना चाहिए। तो ये समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय की कुछ बातें थी यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना भी हुई। देखिए कोई विचार आता है तो उसके पक्ष में भी आते हैं लोग, विपक्ष में भी आते हैं। तो यहाँ पे भी आलोचना किसने की? सोरोकिन फीचर ने मोस्टली इन्होंने की। सोरोकिन और फीचर ये इनमें कमियां निकालते हैं। ये कहते हैं कि सामाजिक संबंधों में स्वरूप और अंतर्वस्तु में भेद करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात ये कहते हैं कि सामाजिक संबंधों में स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, बल्कि स्वरूपात्मक संप्रदाय में कहा गया है कि स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते। समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र सिद्ध विज्ञान बनाना संभव नहीं है यार, क्योंकि सभी समाज विज्ञान एक दूसरे पर निर्भर है। ये सोरोकिन और फीचर ने इस स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना के रूप में कुछ पॉइंट्स दिए हैं। कानून शास्त्र, अर्थशास्त्र सहित कुछ विषय भी सामाजिक संबंधों के स्वरूप, जिसमें समझौता, संघर्ष, शोषण, श्रम विभाजन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना भी होगी, इसके समर्थक भी हो गए, इसके जनक भी हो गए, और ये हमने अर्थ भी आपको समझा दिया। ठीक है, तो वीडियो को आप धीरे धीरे रोक कर देख सकते हैं, क्योंकि हम धीरे नहीं चल सकते, समय बहुत कम है। नेक्स्ट रूपों में बांट दिया था, तो हम दूसरे की बात करेंगे समन्वयात्मक संप्रदाय की। तो इसके जो समर्थक है वो है दुर्किम, सोरोकिन, जिन्सबर्ग, हाबहुस। ये समाजशास्त्र को क्या मानते हैं दोस्तों? सामान्य विज्ञान मानते हैं, विशिष्ट विज्ञान नहीं मानते। जैसा कि स्वरूपात्मक संप्रदाय में विशिष्ट विज्ञान माना गया था, तो एक अंतर तो यही हो गया कि समन्वयात्मक संप्रदाय में इन्हें सिंथेटिक स्कूल बोल दिया इंग्लिश में, इनको सामान्य विज्ञान मान दिया गया। अध्ययन के क्षेत्र के हिसाब से देखें तो ये संपूर्ण समाज का अध्ययन है। क्या है? संपूर्ण समाज का अध्ययन है। तो ये स्वरूपात्मक संप्रदाय का एकदम विपरीत है। क्या है? एकदम विपरीत है, क्योंकि इसमें इसको सामान्य विज्ञान माना गया है। इसके अनुसार ये कि भाई समाज जीवधारी शरीर के समान है। समाज क्या है? जीवधारी शरीर के समान है, जिसके सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए होने के कारण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमारा शरीर है जीवों का, हमारे सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी अंग एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ऐसे ही समाज जीवधारी शरीर के समान है समाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यही पॉइंट होगा 30 पे। समाज को इन्होंने माना है समन्वयात्मक संप्रदाय में जीवधारी शरीर। एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार शरीर में सभी अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वैसे ही समाज में भी होता है। ये हमने आपको अभी बता दिया। तो इसलिए समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में समग्र अध्ययन करना चाहिए, समाज का पूरा अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पे समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के लिए कुछ विचार हैं। यहाँ पर देखिए 31 पे कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य को माना किसने? दुर्किम ने। देखिए दुर्किम कहते हैं कि दुर्किम पहली बात तो ये सुन लीजिए कि ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने पहले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाकर अन्य विज्ञानों की तरह अपने स्वतंत्र नियमों का विकास करना चाहिए, कहा इन्होंने ऐसा। फिर सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य समाज विज्ञानों के समन्वय स्थापित करना चाहिए। पहले तो विशिष्ट विज्ञान की तरह, फिर सामान्य विज्ञान बनाकर सभी अन्य समाज विज्ञानों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। तो दुर्किम ये कहता है कि हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्री को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून, इतिहास, धर्म, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र में किए गए शोधों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य को मानना चाहिए। दुर्किम ने माना। तो ये ही तो फैक्ट है जिनको हमें ध्यान में रखना है कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य कौन से संप्रदाय के अंदर माना गया, किसने माना? तो यहाँ पे समन्वयात्मक संप्रदाय आ जाएगा, दुर्किम ने माना। 32 पे देखिए, समाजशास्त्र को घटित होने वाली सभी घटनाओं में से इन सभी घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए जो सामान्य विज्ञान है। सोरोकिन, तो सोरोकिन के विचार इस प्रकार हैं कि भाई सोरोकिन समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानते थे, ये हमने ऊपर देख लिया था। और इनके अनुसार प्रत्येक सामाजिक विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करता है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान एक विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का क्या करता है? अध्ययन करता है, और ये घटना एक दूसरे से जुड़ी रहती है। अतः समाजशास्त्र को इन सभी घटनाओं में जो सामान्य है उसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 33, समाजशास्त्र की विशिष्ट विज्ञान दृष्टिकोण जो है, मैंने आपको स्वरूपात्मक संप्रदाय में बताया था कि समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान का दृष्टिकोण किसने माना? स्वरूपात्मक संप्रदाय में। और समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान का दृष्टिकोण किसने माना? समन्वयात्मक संप्रदाय में। तो स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक ये दोनों दृष्टिकोण हमने इजी लैंग्वेज में आपके सामने यहाँ पर रख दिए हैं, हमने समझ लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे देखिए 35 में कि इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है तथा समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। ये जॉर्ज ई हॉबार्ट का कथन है। जॉर्ज ई हॉबार्ट का कथन है। ये कहते हैं कि इतिहास जो है वो भूतकालीन समाजशास्त्र है तथा समाजशास्त्र वर्तमान का क्या है? इतिहास है। तो ऐसे की ऐसे ये परिभाषा या ये लाइनें परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। जॉर्ज ई हॉबार्ट, ध्यान में रखिएगा, इन्होंने इतिहास को भूतकालीन समाजशास्त्र कहा है और समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पुस्तकों की बात की है समाजशास्त्र की। फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी लुंडबर्ग की किताब है ये। मेथड्स इन सोशल रिसर्च गुडे एम हॉट की है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ई चिनोय की। तो किताबें भी कई बार पूछ ली जाती है, मिलान टेस्टों में पूछी जाती है, तो एक बार फिर देख लीजिए। फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी लुंडबर्ग, मेथड्स इन सोशल रिसर्च गुडे एम हॉट, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ई चिनोय। कोशिश करेंगे आपके लिए परिभाषाएं और जितने भी बुक्स हैं उनका सबका एक साथ बना के बढ़िया सा वीडियो नोट आपके सामने ले आए, बिल्कुल आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ जैसा आप सपोर्ट कर रहे हैं इससे ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर सामग्री बना सकें। कोई भी भूलो कमेंट करिए सकारात्मक तरीके से, आपकी बात यहाँ पे जरूर सुनी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली टॉपिक बाय एक यूट्यूब चैनल पर। देखिए आरपीएससी सेकंड एसएसटी में हम फिलहाल देख रहे हैं समाजशास्त्र, और समाजशास्त्र का ये तीसरा वीडियो नोट है दोस्तों, प्लेलिस्ट में ऐड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र की कुछ अवधारणाओं के बारे में। अवधारणाओं में आप मोस्टली ये समझ लीजिए हमारे सिलेबस में जो है समाज है, समूह है, परिस्थिति, भूमिका है। ठीक है, तो जो सिलेबस में दे रखा है हम उसी को आपके लिए यहाँ पे पेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आप ये देख लीजिए, थोड़ा कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि भाई जो गैमिन शाफ्ट और गैसेल शाफ्ट है ये किसने दिया सामाजिक संबंध के अंतर्गत? तो ये टॉनिस ने दिया। पहला प्रश्न तो यहाँ पे ये क्लियर होता है। तो गैमेन शाफ्ट है क्या? सामाजिक संबंधों की भाग है ये। देखिए यहाँ पे टॉनिस ने क्या किया, जो औद्योगिकरण की जो स्थिति थी उससे पहले और बाद की स्थिति को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। Goodbye friends, hello Smooth here. Did you know optic air filter sighting system is used by not 10, not 100. भागों में बांट दिया। तो गैमेन शाफ्ट जो ये पहले की स्थिति है, इसमें क्या होता है, ये जो सामाजिक संबंध होते हैं गैमेन शाफ्ट में, ये रक्त संबंधों की प्राकृतिक शक्ति से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आपस में ब्लड रिलेशन से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें विशेषता क्या है? घनिष्ठता होती है, स्थायित्व होता है, भाईचारे और एकता की भावना इसके अंदर विद्यमान होती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पे। इस गैमेन शाफ्ट का मानना ये है कि समाज प्रकृति की उपज नहीं है बल्कि मानव के रक्त संबंधों के आपस में संबंधों की उपज है। ठीक है, दूसरी ये बात देखिए, टॉनिस ने कहा गैसेल शाफ्ट, तो ये व्यक्तिगत इच्छा के आधार पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनता है। ये वाला जो समाज कह लीजिए, समुदाय कह लीजिए, ये व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति के आधार की आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार के लिए बनता है। स्वार्थ पर संबंध होते हैं इसमें, जो जितने भी रिलेशन बनेंगे उनमें दोनों का ही कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होगा, जिन्हीं के आधार पर वो संबंध बनते चले जाएंगे। इसके अंदर समाज, नगर व आधुनिकता इसकी विशेषता है। समाज हुआ, नगर हुए, आधुनिकता की जितनी भी हमें परिभाषाएं दिख रही है या स्थान दिख रहे हैं या फिर जो भी संबंध दिख रहे हैं वो इसकी क्या है? विशेषता है। तो
तो ये औद्योगिकरण बेसिक इसमें लिया गया था औद्योगिकरण को, औद्योगिकरण से पहले और औद्योगिकरण के बाद में सामाजिक संबंधों में क्या परिवर्तन आया उसको टोनिस ने 2 भागों में यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो ये मोस्ट पॉइंट था जो लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए मौलिक अवधारणाएं जो चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसमें हम जो अवधारणाएं यहाँ पे चर्चा करेंगे हमारे सिलेबस के हिसाब से, तो वो है दोस्तों समाज, समूह, परिस्थिति और भूमिका। इस एक पॉइंट को हम अच्छे से समझते हुए चले जाएंगे बिना किसी कोई दिक्कत के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे समाज की। तो देखिए समाज शास्त्र में समाज का तो महत्वपूर्ण और प्राथमिक स्थान भी है और ये एक महत्वपूर्ण और प्राथमिक अवधारणा भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोई दिक्कत के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे समाज की। तो देखिए समाज शास्त्र में समाज का तो महत्वपूर्ण और प्राथमिक स्थान भी है और ये एक महत्वपूर्ण और प्राथमिक अवधारणा भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समाज के लिए। तो देखिए पॉइंट 37 पे देखिए समाज एक महत्वपूर्ण, जो समाज को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, तो ऐसी दशा में इस विज्ञान को सही रूप से समझने की दृष्टि से समाज के निश्चित अर्थ को भी हमें समझना चाहिए। भाई इस प्रकार से हमने इसको बता दिया कि ये महत्वपूर्ण और प्राथमिक अवधारणा है, तो इसके निश्चित अर्थ को भी हमें क्या समझना चाहिए। अब देखिए 38वां पॉइंट देखिए समाज शास्त्र में केंद्रीय वस्तु क्या है। समाज शास्त्र की केंद्रीय वस्तु दोस्तों है सामाजिक संबंध। क्या है? सामाजिक संबंध। नेक्स्ट देखिए 39, समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में किसने परिभाषित किया, तो ये आएगा मैकाइवर एवं पेज। साफ साफ कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ठीक है, तो ये सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में समाज को परिभाषित किया मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट देखिए 40 एक परिभाषा है यहाँ पर, समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साध्य संबंधों के रूप में क्रिया में उत्पन्न हो, चाहे वह यथार्थ हो या फिर प्रतीकात्मक। तो ये पार्सन्स की यहाँ पे परिभाषा है समाज के लिए, थोड़ी जटिल है लेकिन पढ़नी पड़ेगी। 41 देखिए समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये गिडिंग्स की परिभाषा है। ठीक है, इन्होंने समाज को स्वयं को संघ बताया, संगठन बताया, औपचारिक संबंधों का योग बताया। नेक्स्ट देखिए 42, समाज को एक अमूर्त धारणा माना जो पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। तो ये र्यूटर की परिभाषा है, इन्होंने अमूर्त धारणा मानकर पारस्परिक संबंधों की जटिलता को दूर करने का बोध कराती है, ये इन्होंने बात की समाज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज ने तो समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कह दिया, वो तो आपको अच्छे से परिभाषा भी है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो समाज के मुख्य तत्व मैकाइवर एवं पेज के अनुसार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मैकाइवर और पेज ने क्या किया कि समाज के ऊपर बहुत सा शोध किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो समाज की रीतियां थी, कार्यप्रणाली थी, पारस्परिक सहायता, ये जितने भी तत्व हैं उनको एक व्यवस्था के रूप में देखा और इन्होंने ये भी कहा कि ये हमेशा बदलते रहते हैं, तो इस परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कह सकते हैं। ये जितने भी तत्व हैं इनमें उतार चढ़ाव आता रहता है, तो इस जटिल व्यवस्था को हम क्या कह देते हैं, समाज कह देते हैं। जटिल व्यवस्था कैसी है? परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है। ठीक है, तो इसमें पहला तत्व हम बात कर लेते हैं रीतियां। तो देखिए यहाँ पे रीति कह लीजिए, प्रथा कह लीजिए, सामाजिक जो मानदंड है उनका एक प्रमुख प्रकार है। ठीक है, रीति या प्रथाएं सामाजिक मानदंड का एक प्रमुख प्रकार होती है, ये समाज के निर्माण के आधार के रूप में कार्य करती है। ठीक है, और समाज में व्यवस्था बनाए रखने की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है, रीतियों की या फिर आप कह सकते हैं प्रथाओं की। सामाजिक जीवन में बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं जिनमें अनेक तरह की रीति या फिर क्या कह सकते हैं इसको प्रथाएं पाई जाती है। जैसे भाई खान पान की रीति अलग, रीति रिवाज अलग, रहन सहन, वेशभूषा, शादी ब्याह, धर्म, जाति, शिक्षा, इन सभी से रिलेटेड रीतियां अलग अलग पाई जा सकती है। ये रीति व्यक्ति को विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, जिस हिसाब से हमारा रीति रिवाज होगा कल्चर का, उसी हिसाब से हम खुद को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी रीतियों के विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति को दंड भी दिया जाता है। तो ये रीतियां हैं, मैकाइवर पेज ने समाज का मुख्य तत्व बताया रीतियों को कि जो रीति रिवाज को तोड़ता है उसको समाज में दंड भी दिया जाता है, ऐसी बात इन्होंने कही है। ठीक है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है, अपने आप इनको ले जाया नहीं जाता, ये अपने आप ही चलती जाती है। दूसरा तत्व इन्होंने बताया है कार्यप्रणाली समाज की। देखिए कार्यप्रणालियों को भी समाज का एक प्रमुख मुख्य आधार माना मैकाइवर ने और पेज ने। ये कहते हैं कि भाई सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों में ही संस्थाओं का नाम पुकारा जाता है। संस्था का नाम कब से पुकारा जाएगा? जब कार्य सामूहिक रूप से किए जा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो व्यक्तिगत कार्य हो जाएंगे। तो ये कहते हैं कि एक समाज में व्यक्तियों की सभी क्रियाएं सामान्यतः इन कार्य प्रणालियों के अनुरूप ही होती हैं, इन्हीं से नियंत्रित होती हैं। तो प्रत्येक समाज में अपनी विशेष कार्य प्रणालियां होती हैं, उनके कार्य करने के तरीके होते हैं जिनको पूरा समाज क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये कह सकते हैं जैसे हिंदुओं में शादी ब्याह की प्रणालियां अलग है, कार्य प्रणाली अलग है, मुस्लिम्स में अलग है, क्रिश्चियंस में अलग है। तो ये सभी जितने भी हमारे विवाह संबंधित कार्य प्रणाली है ये सब अलग अलग है, हमारा समाज इसको फॉलो करता है जो भी जिस रिलीजन से संबंधित है। तो ये भी उन्होंने तत्व बताया एक महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है अधिकार। तो देखिए अधिकार होता है अथॉरिटी। अधिकार को सत्ता या प्रभुत्व के नाम से हम जान सकते हैं। ठीक है, आपकी कॉपी चेक करने का अधिकार आपके टीचर को है, टीचर की ड्यूटी चेक करने का अधिकार स्कूल के प्रिंसिपल को है। तो वहां पे सत्ता या प्रभुत्व की हम उसको नाम से जान सकते हैं। तो ये सभी समाज का एक प्रमुख आधार है। कोई भी ऐसा समाज हमें नहीं दिखाई देगा जिसमें प्रभुत्व या अधीनता के संबंध नहीं हो। ठीक है, समाज में अनेक संगठन होते हैं, समूह होते हैं, समितियां होती हैं जिनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर कंट्रोल रखने के लिए व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार, शक्ति या सत्ता का होना आवश्यक है। जैसे हम गांव के मुखिया सरपंच को कहते हैं। ठीक है, एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक को ले सकते हैं, स्कूल कॉलेज आर्थिक संगठन धार्मिक संगठन आदि में किसी न किसी व्यक्ति के पास में सत्ता जरूर होती है। तो वर्तमान का जो समय है इसमें जितने जटिल समाज में अधिकार या सत्ता कार्यपालिका और न्यायपालिका में केंद्रित व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं सहायता की। ये मैकाइवर और पेज ने कहा है कि भाई आपस में जितने भी पारस्परिक सहायता होती है ये समाज का एक आधार तो है महत्वपूर्ण। जब तक कुछ व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते तब तक समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब समाज मतलब परस्पर सहयोग की भावना। ठीक है, तो इतनी सी बात पे आप यहाँ पे समझ गए होंगे। जितनी परस्पर भावना अधिक होगी, परस्पर सहयोग की भावना अधिक होगी, समाज में सामाजिक संबंध उतने ही प्रकार बनते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे समूह और विभाग की। देखिए ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं, हमारा समाज है उसमें बहुत सारे समूह उपसमूह होते हैं जिनसे मिलकर हमारा समाज बना हुआ है। दूसरी भाषा में हम दूसरी तरीके से हम ये कह सकते हैं प्रत्येक समाज में बहुत सारे समूह समितियां संगठन होते हैं। अभी हमने पिछले भी ये बात की थी, जिनकी सहायता से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे परिवार, खेल समूह, पड़ोस, जाति, गांव, कस्बा, जितने भी उदाहरण ले लीजिए, जिनसे समाज बनता है और व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में ये योगदान देते हैं। ठीक है, तो अब ये सभी समूह और विभाग आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये समूह और विभाग जितने भी है समाज के अंदर जितने अधिक संगठित रहेंगे उतना ही समाज उन्नति करेगा, उतना ही समाज उन्नत होगा। नेक्स्ट तत्व देखिए यहाँ पे समाज का स्वतंत्रता हम मैकाइवर पेज के अनुसार देख रहे हैं दोस्तों, जिसको हम लिबर्टी कह सकते हैं। समाज के लिए एक आवश्यक तत्व है कि भी समाज में व्यक्ति को अपने विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करना ही उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, अब ये स्वतंत्र वातावरण में व्यक्ति अपने पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, ये भी आपको अच्छे से पता है। तो बहुत अधिक नियंत्रण में व्यक्ति का विकास में बाधा होती है, कुंठित रहता है व्यक्ति। तो इस प्रकार ये जो स्वतंत्रता नामक तत्व है ये भी बहुत ही आवश्यक है, जिसमें व्यक्ति अपना विकास करेगा, समाज का विकास करेगा। लेकिन समाज के लिए
तीन बातों का होना आवश्यक है। मैकाइवर और पेज ने ये भी कहा है कि भाई व्यक्तियों की एक तो बहुलता, समाज विभिन्न व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों से बनता है, ठीक है, दूसरा सामाजिक संबंध और तीसरा सामाजिक अंतरक्रिया। केवल व्यक्तियों के होने से सामाजिक संबंधों नहीं बनते बल्कि उनके बीच में अंतरक्रिया भी आवश्यक है, तभी उनके बीच में सामाजिक संबंध बनते। तो ये तीन तत्व इन्होंने बताए हैं, मैकाइवर और पेज ने सामाजिक संबंधों के लिए परिभाषित किया है स्पेशली। नेक्स्ट देखिए मानव व्यवहार का नियंत्रण, सातवां तत्व इन्होंने बताया मानव व्यवहार का नियंत्रण। अब देखिए समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो इस व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए आवश्यक है कि हमारा मानव का व्यवहार भी नियंत्रित हो। ऐसा थोड़ी है कि भाई आपके मन में आ रही है वो आप कर लोगे, भाई सही काम है तो आपको कोई नहीं टोकेगा, गलत में 100 टोकने वाले खड़े हो जाएंगे। तो ये एक मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। जैसे धन, वैभव, सम्मान, शक्ति आदि संबंधित आवश्यकताएं, इच्छाएं हैं, ये असीमित है हमारी। यदि व्यक्ति की इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया गया तो व्यक्ति उन्हें मनमाने ढंग से पूरी करने की यदि उसे छूट दे दी गई कि आप अपनी इच्छाओं को मनमाने तरीके से छूट करो तो वो अवैध और वैध दोनों प्रकार के रास्ते अपना लेगा, जिससे समाज में क्या होगा, गलत संदेश जाएगा, समाज टूटने की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो अनुचित साधनों का प्रयोग रोकना चाहिए, ठीक है। तो व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए मानव व्यवहार का नियंत्रण आवश्यक है। ऐसा किसने कहा, मैकाइवर और पेज ने। तो मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज के हमने ये मुख्य तत्वों की यहाँ पर अच्छे से चर्चा कर ली। आई होप ये चीज आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगी, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं बची होगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक कथन है दोस्तों, जहां कहीं जीवन है वही समाज है। ये भी मैकाइवर पेज का ही कथन है। ये कहते हैं कि भाई जहां भी कहीं जीवन है वही क्या है, समाज है। मैकाइवर और पेज की बहुत ही प्रसिद्ध एक तरीके से कथन कह सकते हैं कि जहां जीवन है वहां क्या है, समाज है। यहाँ पे देखिए एक समाज की बातें कर रहे थे हम, और अब एक हमारे सामने एक शब्द और आ जाता है अलग से, वो होता है एक समाज। पूरा ये एक ही शब्द है, एक समाज। अब देखिए एक समाज का मतलब ये हुआ व्यक्तियों का वह समूह दोस्तों जो सामान्य जीवन में भागीदारी रखते हैं, विशिष्ट संस्कृति और इनका निर्धारित और निश्चित क्षेत्र होता है। एक समूह, एक समाज का निश्चित निर्धारित क्षेत्र होगा, विशिष्ट इनकी संस्कृति होगी, ठीक है, और ये मूर्त होंगे। कैसे होंगे, मूर्त। अब हमें समाज और एक समाज के अंदर अंतर समझ लेना चाहिए। देखिए समाज और एक समाज में हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से अंतर समझ सकते हैं। समाज की संरचना अमूर्त होती है दोस्तों, एक समाज की मूर्त होती है। क्यों? क्योंकि विशिष्ट संस्कृति लिए हुए होते हैं। समाज की संरचना जटिल होती है, एक समाज की संरचना सरल होती है। समाज भौगोलिक क्षेत्र अनिश्चित होता है, समाज का एक समाज का भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होता है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित होता है, बल्कि एक समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व सीमित होता है। समाज में व्यक्तियों के व्यवहार और मनोवृत्तियों में काफी भिन्नता मिलती है, लेकिन एक समाज में एक ही प्रकार की भावना पाई जाती है। अब देखिए एक समाज काफी छोटा भाग है और समाज काफी विस्तृत भाग है, ये भी आप चीज यहाँ पे समझ लीजिए। तो समाज और एक समाज में हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट से अंतर समझा। अब यहाँ पे हम एक चीज और समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? देखिए एक समाज जो है ये एक समाज है, तो समाज के अंदर तो कई एक समाज पाए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक समाज में समाज नहीं पाया जाता। समझिए आप, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ देखिए एक समाज है, समाज के अंदर कई एक समाज पाए जा सकते हैं, लेकिन एक समाज में कई समाज नहीं पाए जा सकते। क्यों? क्योंकि इनका रूप छोटा होता है, इनका विस्तृत होता है, ये एक तरीके से व्यापक होते हैं और ये क्या होते हैं, संकुचित होते हैं, ठीक है। तो ये एक समाज और समाज से रिलेटेड जो हमारी बातें थी ये आपको समझ में आई होंगी। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ कि ये व्यक्तियों का समूह होता है, इनमें क्रियाकलापों गतिविधियों में चेतन रूप से लोग भाग लेते हैं समाज में, और ये सामाजिक संबंध, व्यवहार, जीवन विधि या संस्कृति की दृष्टि से एक समाज के अंतर्गत आने वाले समूह यहाँ पर भिन्न होते हैं, ठीक है। तो समाज और एक समाज के अंदर हमने यहाँ पे कुछ अंतर आपको बताए हैं जो आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर समाज के कुछ प्रकार है, हम जल्दी जल्दी इनकी चर्चा कर लेते हैं। काफी लंबा वीडियो हो गया आज का, तो लास्ट तक देखना ही तो है, आपको शेयर भी करना है। समाज के प्रकार देखिए यहाँ पर, तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। समाज को हम उस समय पूरी तरह से नहीं समझ सकते जब तक कि हम इनके प्रकार नहीं देख ले। जैसे परंपरागत और मुक्त समाज, आदिम और सभ्य समाज, सरल और जटिल समाज। मार्क्स ने बांटा आदिम, एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी और पूंजीवादी समाज। मार्क्स ने 5 प्रकार के समाज बताए। टोनिस ने गेमाइनशाफ्ट और कैसलशाफ्ट, जिनकी हम चर्चा कर चुके। तो देखिए सबसे पहले परंपरागत और मुक्त समाज को जल्दी से देख लीजिए। साधारणतः परंपरागत समाज में परंपरा और प्रथाओं का विशेष महत्व होता है, ठीक है। मुक्त समाज में ये चीजें थोड़ी हट जाती है। यहाँ पे जो मुक्त समाज होता है उसमें इन परंपराओं, आध्यात्मिक तत्वों की कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण अधिकतर परंपराओं के आधार पर और कहीं जन्म के आधार पर होता है। परंपरागत में व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने के लिए धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, रूढ़ि एवं जनमत का विशेष महत्व होता है, ठीक है। तो ये परंपरागत समाज का यहाँ पे हमने बात की है। अब हम बात करते हैं मुक्त समाज की। तो देखिए मुक्त समाज का मतलब होता है खुला समाज। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती, धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा आदि का महत्व बिल्कुल भी नहीं होता। जो परंपरागत समाज है उसका एकदम उल्टा यहाँ पर क्या है, मुक्त समाज है। मुक्त समाज में विज्ञान का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी पॉइंट आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आदिम और सभ्य समाज। तो आदिम और सभ्य समाज, सभ्यता के स्तर की दृष्टि से विचार करने पर हमें ये 2 प्रकार के समाज मिलते हैं। आदिम समाज का अर्थ होता है कि भाई मानवशास्त्री आदिम समाज शब्द का प्रयोग उन समाजों के लिए करते हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से छोटे होते हैं, ठीक है, वो आदिम समाज होते हैं। और जो सभ्य समाज होते हैं वो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि से दृष्टि से काफी बड़े होते हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था काफी विकसित होती है। तो सभ्य समाजों में ये प्रौद्योगिकी काफी विकसित होती है, इनके अंदर विकसित नहीं होती। ये छोटे समाज होते हैं और ये बड़े समाज होते हैं सभ्य। नेक्स्ट देखिए सरल और जटिल। लगभग इनकी विशेषताएं एक सी है दोस्तों। सरल का जटिल सापेक्ष शब्द है। एक समाज किसी अन्य समाज की तुलना में सरल समाज हो सकता है, वहीं दूसरा समाज तीसरे समाज की तुलना में जटिल हो सकता है। तो समाज के जो सामाजिक संबंध है उनके आधार पर हम इनको सरल समाज और जटिल समाज में कर सकते हैं। जैसे एक समाज सरल समाज होता है, वहीं समाज जटिल समाज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मार्क्स के अनुसार यहाँ पे 5 प्रकार के इन्होंने समाज बताए: आदिम, एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी और पूंजीवादी समाज। तो देखिए आदिम समाज में मार्क्स कहते हैं कि ऐसा समाज जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समुदाय का ही समान अधिकार हो, न कि किसी व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्तियों का। तो यहाँ पे पूरे समुदाय का ही अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एशियाई समाज। तो एशियाई समाज के लिए ये कहते हैं मार्क्स की भारत को एशियाई समाज का एक उदाहरण बताया, और एशियाई समाज की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि यह एक ऐसा समाज है जिसकी कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था उत्पादन की छोटी इकाइयों पर आधारित होती है, ठीक है। ऐसे समाज में कृषि उत्पादन छोटी से छोटी इकाइयों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्राचीन समाज। मार्क्स के अनुसार ऐसे समाज की प्रमुख विशेषता परंपराओं का विशेष बोलबाला है। प्राचीन समाज में क्या होगा, परंपराओं का विशेष बोलबाला रहेगा। यहाँ पर कहीं कहीं एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण और कभी कभी वर्ग संघर्ष भी देखने को मिलता है प्राचीन समाज में। नेक्स्ट यहाँ पे सामंतवादी समाज। मार्क्स के अनुसार सामंतवादी समाज का मतलब होता है 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय समाज और जापान सामंतवादी समाज के ही बहुत सारे उप प्रकारों के अंतर्गत आते रहे हैं। ऐसे समाज में भूमि तथा उत्पादन के अन्य साधनों पर साधारण किसानों का अधिकार नहीं होता, बल्कि कुछ सामंतों और जमींदारों का अधिकार होता है। तो इसमें शोषण, किसानों का शोषण होता है, वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष यहाँ पर पाया जाता है।
लास्ट देखिए इनका पूंजीवादी समाज। तो पूंजीवादी समाज की स्थापना मशीनों के आविष्कार, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगने के बाद हुई है। तो मशीन और बड़े बड़े उद्योग धंधे योग हुआ इनका, तो पूंजीवादी समाज निकल के आया। मशीनों की सहायता से बहुत बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। उत्पादन के साधनों पर कुछ पूंजीपतियों का अधिकार हो गया और वहीं से पूंजीपति समाज की शुरुआत हो गई और श्रमिकों का शोषण बढ़ता चला गया। प्लस में क्या हुआ, वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष बढ़ने लगे। तो वर्ग संघर्ष तो कार्ल मार्क्स का बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टॉनिस का जो ज्ञान शास्त्र कैसे शास्त्र है ये हमने आपको शुरू में बता दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार औद्योगिकरण के पहले और औद्योगिकरण के बाद ये हमने चर्चा आपसे शुरू में ही कर ली थी। वीडियो नोट बहुत ही बड़ा हो गया है, फिर भी आप इसको शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बड़ा होगा तो बढ़ाएगा, हमें सिलेबस पूरा भी करना है। तो वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी सेकंड एसएसटी में हम देख रहे हैं समाजशास्त्र, जिसमें ये वीडियो नंबर है दोस्तों 4। प्लेलिस्ट में ऐड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं टॉपिक का अवधारणाओं में से, मौलिक अवधारणाओं में से सामाजिक समूह के बारे में। तो देखिए सामाजिक समूह हमें सबको पता है अपने को कि भाई मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, हम सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने ये मान्यता दी कि भाई समूह में रहने की जो इच्छा है, जो कि मानव की एक मूल प्रवृत्ति है, मनुष्य समूह में रहना चाहता है और प्रत्येक मनुष्य में ये पाई जाती है। मनुष्य अपने तरीके से मैनुअली समूह निश्चित कर लेता है, उसके अंदर खुद को अपना पार्ट बना लेता है और वो समूह में रहता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो इसकी जो समूह की महत्ता है, जो इसकी महत्वता है, बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में विचार दिया समाजशास्त्र के अंदर, जिनके अंदर हम उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो एक परिभाषा यहाँ पे समझ लीजिए, जिससे बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 48 देखिए, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं तथा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। आर्बन तथा निम्कोफ की परिभाषा है सामाजिक समूह को लेकर। ये कहते हैं कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे होंगे तथा एक दूसरे पर वो प्रभाव डालेंगे और एक सामाजिक समूह का निर्माण वो कर लेते हैं। 49 देखिए, समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के किसी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हो। भाई सामाजिक संबंध स्थापित हो, समूह का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्तियों का संग्रह जो एक दूसरे से सामाजिक संबंध स्थापित करे। तो सामाजिक संबंध की यहाँ पे बात किसने की, समूह में मैकाइवर एवं पेसले, दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे समूह के तत्व बताए, समूह का वर्गीकरण किया अपने हिसाब से कुछ विद्वानों ने, हम उनको आगे देखने वाले हैं। उसी के दौरान बातचीत करते करते हम ये इस सामाजिक समूह की अवधारणा को आराम से समझ लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मर्टन 50 में देखिए, मर्टन के अनुसार सामाजिक समूह के तत्व, मुख्य तत्व इन्होंने मर्टन ने 3 तत्व बताए हैं। इसने उन्होंने बताया कि सामाजिक समूह में महत्वपूर्ण चीजें ये 3 होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए समूह के अंदर। दूसरी बात, कुछ सीमा तक स्थायी एवं बार-बार होने वाली अंतःक्रिया उनके बीच में होनी चाहिए। कुछ सीमा तक, मतलब ये मर्टन है ना, मर्टन ने ऐसे कहा था कि भाई बिना उनके बीच में कोई भी स्थायी अंतःक्रिया हुए बिना वो समूह नहीं बन सकते। तो इसलिए ये कहते हैं कुछ सीमा तक, कोई ऐसी लिमिट होनी चाहिए जहां पे उनके बीच में, उन 2 पक्षों के बीच में, उन व्यक्तियों के बीच में स्थायी, चाहे कम ही स्थायी हो, लेकिन बार-बार होने वाली अंतःक्रिया होनी चाहिए, तभी जाके वो सामाजिक समूह बनेगा। तीसरी बात इन्होंने कही, तीसरा तत्व कि समूह के सदस्य अपने आप को निश्चित समूह के सदस्य माने। समूह के जो सदस्य हैं वो अपने आप को एक निश्चित समूह के सदस्य माने और इन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरे समूह के सदस्य हैं वो भी उनको उस समूह के सदस्य माने जिनके वो सदस्य हैं। मतलब ये 3 तत्व मर्टन के अनुसार सामाजिक समूह के लिए ये मुख्य निम्न 3 तत्व थे, जिनकी चर्चा हमने आपके सामने यहाँ पे कर दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें सामाजिक समूह की विशेषताएं देखनी पड़ेगी। सामाजिक समूह की विशेषताओं से हमें सामाजिक समूह के स्वरूप का पता लग जाएगा। देखिए, समूह व्यक्तियों का संग्रह होता है। ठीक है, ये पहली विशेषता है। तो इसमें हम कह सकते हैं भी समूह के लिए व्यक्तियों का आवश्यक है, ये हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं। तो यह आवश्यक नहीं कि समूह के सदस्यों में शारीरिक निकटता हो, परंतु उनके बीच में अंतःक्रिया होनी चाहिए। भाई शारीरिक निकटता की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, बल्कि उनके बीच में अंतःक्रिया होनी चाहिए, चाहे वो बातचीत का स्वरूप क्यों ना हो, मेल मिलाप के स्वरूप ही क्यों ना हो। इसी अंतःक्रिया से सामाजिक संबंधों का जन्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, क्या खाना था? बढ़िया अरे ये क्या, आप अकेले जन्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, समूह अपनी सामाजिक संरचना होती है। सभी सामाजिक समूह की अपनी क्या होती है, सामाजिक संरचना होती है। समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है। इस बात को मैं समझेंगे कि भाई फिचर महोदय के अनुसार कि प्रत्येक समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है। उस संरचना में व्यक्तियों को परिस्थिति निर्धारित होती है। प्रत्येक समूह में आयु, लिंग, जाति, व्यवसाय आदि के आधार पर सामाजिक स्थिरीकरण पाया जाता है। तो प्रत्येक सदस्य को समूह में अपनी परिस्थिति से संबंधित भूमिका निभानी पड़ती है। यहाँ पे 2 शब्द आ रहे हैं जो आपके सिलेबस में भी है, परिस्थिति और भूमिका। अलग से टॉपिक है इसका, आराम से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, उसमें से भी प्रश्न आते हैं, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तीसरी विशेषता देखिए यहाँ पे सामाजिक समूह में कार्यात्मक विभाजन पाया जाता है। देखिए, समूह में संगठन बनाए रखने के लिए प्रत्येक सदस्य का विविध कार्य करता है। बहुत सारे सदस्य विविध कार्य करते हैं। तो उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्कूल कॉलेज है, वहाँ पे प्रत्येक जो टीचर है वो अलग अलग विषय को पढ़ाते हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे ध्यान देने का लक्ष्य को पूरा करते हैं वो शिक्षक, लेकिन प्रधानाचार्य की भूमिका अपनी अलग होती है, वहीं क्लर्क की भूमिका अपनी अलग होती है। तो इस प्रकार से ये समूह के जो सदस्य हैं ये अपने निर्धारित कार्य का निष्पादन वहाँ पर करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी समूह में सामान्य स्वार्थों की भावना होती है। देखिए, समूह क्या होगा, जिनकी सोच एक जैसी होगी तभी तो वो एक जगह बैठ पाएंगे, तभी उनमें अंतःक्रिया हो पाएगी। तो इनमें सामान्य स्वार्थ की भावना होती है। मनुष्य है समूह का सदस्य इसलिए बनता है क्योंकि उनके माध्यम से उसके स्वार्थों की पूर्ति होती है। वो जिस संगठन का समूह का सदस्य बनेगा, मतलब वहाँ पे उसके स्वार्थों की पूर्ति होने की गुंजाइश ज्यादा है। तो सभी सदस्यों के स्वार्थ समान होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी भावनाएं भी एक जैसी होती होंगी। यदि सदस्यों के स्वार्थ या हित असमान होंगे तो ऐसी दशा में न तो संबंधों में दृढ़ता आएगी और न ही समूह में संगठन रह पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर विशेषता, समूह एक मूर्त संगठन है। अब यहाँ पे मूर्त संगठन का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि समूह, सामाजिक समूह, समान उद्देश्य व समान लक्ष्य वाले व्यक्तियों का क्या है, एक संग्रह है, संकलन है। ये चीज हमने देख ली। क्योंकि यह व्यक्तियों का संकलन है इसलिए यह मूर्त है। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। सामाजिक समूह मूर्त है क्यों, क्योंकि यह व्यक्तियों का संकलन है इसलिए यह मूर्त है। इसमें प्रश्न क्लियर हो रहा है यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो। ठीक है, तो ये कुछ हमने सामाजिक समूह की विशेषताएं देख ली। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई सामाजिक समूह का वर्गीकरण विद्वानों ने अपने हिसाब से किया है, उन सबको एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैकाइवर और पेज ने सामाजिक समूह को कितने भागों में बांटा दोस्तों, 3 भागों में। प्रश्न तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक समूह का वर्गीकरण है कितने भागों में, 3 भागों में। एक तो इसमें क्षेत्रीय समूह। तो ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्षेत्रीय समूह मैकाइवर पेज के अनुसार वो समूह होते हैं दोस्तों जिनमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और उस समूह के व्यक्ति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। अब इसका अंदाजा राष्ट्र, गांव, नगर, पड़ोस से लगा सकते हैं, ये उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें मैकाइवर पेज के अनुसार हितों के प्रति चेतन समूह जिसका निश्चित संगठन नहीं हो, ये इन्होंने दूसरा वर्गीकरण दिया। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भाई जो ये इस प्रकार के समूह होते हैं जिनमें
जिनका निश्चित संगठन नहीं होता। ये समूह अपने हितों के बारे में सचेत तो रहते हैं, लेकिन इनमें निश्चित संगठन की कमी होती है। तो इस प्रकार के समूह सदस्यों में समान प्रवृत्ति तो पाई जाती है। एक समूह से दूसरे समूह में जाने की इच्छा व पद प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति भी में पाई जाती है। समूह में ये ट्रांसफर भी ले लेते हैं, समूह से दूसरे समूह में। इनका उदाहरण की बात करें तो हम कह सकते हैं वर्ग हुआ, शरणार्थी हुए, असमान रुचि वाली भीड़ हुई। ठीक है, कोई बस स्टैंड है जहाँ पे भीड़ तो आपको दिखाई दे रही है कि आपको ये लगेगा कि इन सबकी रुचि एक समान है, नहीं। वहां से किसी का मन ट्रेन में जाने के लिए करेगा, कोई बोलेगा कि मैं टैक्सी कर लेता हूँ, कोई बोलेगा टैक्सी में ज्यादा पैसे लेते हैं। तो सभी की रुचि, फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि भीड़ जो आपको दिख रही है वहाँ पे सभी की रुचि असमान वाली होगी, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक समूह से दूसरे समूह के अंदर भी जा सकते हैं और ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन तीसरा यहाँ पर मैकाइवर पेज के अनुसार हितों के प्रति चेतन समूह तो है जिसका निश्चित संगठन होता है। भाई ये क्या करते हैं, ये समूह अपने हितों के प्रति सचेत होते हैं और संगठित भी रहते हैं। इनमें ये फर्क है दोनों में। ठीक है, ऊपर वाले में संगठित नहीं रहते, इसमें संगठित रहते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं, संगठित रहते हैं। इन समूह की सदस्य संख्या सीमित होती है, इन पर इनके उत्तरदायित्व भी असीमित होते हैं। इनके उत्तरदायित्व असीमित होते हैं, संख्या इनकी सीमित होती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भाई जैसे हमारा परिवार है, पड़ोस है, क्लब है, लेकिन इस श्रेणी में उस प्रकार के भी आते हैं जिसकी सदस्य संख्या अत्यधिक हो परंतु संगठन में औपचारिकता होती है। इसके उदाहरण बोल सकते हैं चर्च। ठीक है, संगठन में बहुसंख्या कहिए, बहुत सी संख्या होती है, इनकी असीमित होते हैं लेकिन फिर भी श्रमिक संघ और राज्य। तो ये जो उदाहरण है ये हितों के प्रति चेतन समूह है लेकिन इसका निश्चित संगठन होता है उसके। तो मैकाइवर पेज के अनुसार सामाजिक समूह को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में, और तीनों भागों को हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट देखिए 53। समलर ने सामाजिक समूह को बांटा कितने भागों में, 2 भागों में। क्वेश्चन तो ये क्लियर होता है दोस्तों कि समलर ने सामाजिक समूह को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। बहुत ही मतलब तरीके से पूछा भी जा सकता है आपसे कि वो 2 भागों के नाम क्या है, या इन 2 भागों के नाम दे दिए वर्गीकरण के, सामाजिक समूह के ये 2 भाग है, किसने दिए, या समलर ने कौन से वर्गीकरण नाम बताओ, उनमें से 6 ऑप्शन में से कुछ भी पूछा जा सकता है। हम इसको छोटी सी देरी में, थोड़ी देर में इसको पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो 53 में देखिए आप, समलर ने 2 भागों में बांटा सामाजिक समूह को, एक अंतर समूह और एक बाह्य समूह। अंतर समूह को हम समझने के लिए इतना सा समझ सकते हैं कि भाई जिन समूहों के साथ कोई व्यक्ति पूर्ण एकात्मकता या तारतम्य के साथ संबंध स्थापित करे वो अंतर समूह होता है। इनके अंदर अपनत्व की भावना होती है और ये व्यक्ति समूह से जुड़ाव रखते हैं, समूह से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये सुख दुख, समूह का दुख सबका दुख, समूह का सुख सबका सुख, ऐसी इनके अंदर भावना पाई जाती है। अब दूसरी बात हम इसके अंदर ये भी कह सकते हैं भाई इस प्रकार के समूह में हम की भावना पाई जाती है। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम की भावना किसमें पाई जाती है, अंतर समूह के अंदर। ठीक है, हम की भावना पाई जाती है, प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से भावात्मक संबंधों से जुड़ा रहता है, प्रेम स्नेह त्याग और सहानुभूति का भाव यहाँ पे स्पष्ट होता है। और जो गांव हुआ, जाति हुआ, धार्मिक संप्रदाय हुई, ये इसके उदाहरण है अंतर समूह के। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके से घनिष्ठ होता है, समूह से जुड़ा होता है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे बाह्य समूह की। तो जो हमने अंतर समूह के बारे में आपको कहा वो एकदम उल्टा है। बाह्य समूह के अंदर कोई भी व्यक्ति बाह्य समूह का उल्लेख अपने अंतर समूह के संदर्भ में करता है। कैसे, बाह्य समूह के लिए वे या अन्य शब्दों का वो प्रयोग करता है। बाह्य समूह में जो गुण पाए जाते हैं वे अंतर समूह के विपरीत होते हैं, ये हमने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले। इसी कारण बाह्य समूह के प्रति सहयोग, सहानुभूति, स्नेह आदि का अभाव होता है। जो यहाँ पे स्नेह, सहयोग, सहानुभूति, प्रेम इनका अभाव होता है, बल्कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, अलगाव पाया जाता है, खिन्नता पाई जाती है, घृणा पाई जाती है, प्रतिस्पर्धा, पक्षपातपूर्ण व्यवहार यहाँ पे पाया जाता है। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि पड़ोस का सदस्य है लेकिन वो किसी पड़ोसी के लिए वो शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, तो जैसे शत्रु सेना हुई, विदेशी समूह हुआ, प्रतिस्पर्धा करने वाले समूह, ये सभी बाह्य समूह के उदाहरण है। तो अंतर समूह और बाह्य समूह का वर्गीकरण सामाजिक समूह का किसने किया, समलर ने। कितने भागों में, 2 भागों में, अंतर समूह और बाह्य समूह। नेक्स्ट देखिए 54। चार्ल्स कूले के द्वारा सामाजिक समूह का वर्गीकरण कितने भागों में, 2 भागों में। चार्ल्स कूले ने भी सामाजिक समूह को 2 भागों में बांटा, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह पे विस्तृत नोट आपको इससे नेक्स्ट वाला वीडियो में मिल जाएगा, इसमें हम थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि कूले ने इसके बारे में कहा क्या है दरअसल में। देखिए चार्ल्स कूले क्या कहते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक समूह में उन्होंने अंतर किया है। इनके अनुसार प्राथमिक समूह से मेरा मतलब यह है कि वो समूह जिनकी विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ संबंध और सहयोग है, मतलब जिनमें आमने सामने घनिष्ठ संबंध, वो प्राथमिक समूह होते हैं। जिनका उदाहरण उन्होंने बताया कि परिवार, खेल समूह, पड़ोस, ये हमारे प्राथमिक समूह में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं और सहयोग की भावना होती है। ठीक है, तो प्राथमिक समूह को इन्होंने 3 प्रकार बता दिए। किसने, चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह के भी 3 प्रकार बता दिए, परिवार, क्रीड़ा समूह या खेल समूह या पड़ोस। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये चार्ल्स कूले के अनुसार द्वितीयक समूह, दूसरा विभाजन इन्होंने द्वितीयक समूह के रूप में किया। ये कहते हैं कि द्वितीयक समूह वे समूह है जिनमें निष्ठता का पूर्णतः अभाव होता है, बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, घनिष्ठ संबंध यहाँ पे नहीं होगा, निष्ठा का अभाव मिलेगा यहाँ पर। और इनमें सामान्यता जो बातें पाई जाती हैं वो इनमें जो अधिकांश प्राथमिक समूह में जो विशेषता पाई जाती है वो इनमें नहीं पाई जाती, उनका अभाव मिलेगा। इनका उदाहरण जैसे क्लब हुआ, चर्च, व्यावसायिक संघ, ये जितने भी कॉर्पोरेशन हुए, ये सब क्या है, द्वितीयक समूह है, क्योंकि इनके अंदर घनिष्ठता और क्या बोलते हैं, निश्चितता ये नहीं पाई जाती। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने कूले का वर्गीकरण देख लिया, प्राथमिक और द्वितीयक समूह का। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक अलग से इसमें बड़ा टॉपिक बन जाता है। इस वीडियो में जोड़ने का मतलब बहुत लंबा करना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। देखिए 20,000 लोग नहीं जुड़े अपने साथ में, आपका तो बस इतना सही तो है कि भाई सोशल साइट्स कितनी यूज करते हो आप। जिसको भी इस चैनल की मदद है, आप चाहें कि हम सभी के पास इसको पहुंचा दें, तो प्लीज इसे शेयर करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छी सामग्री लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी में हम समाजशास्त्र पढ़ रहे थे, तो समाजशास्त्र में वीडियो नंबर 5 है दोस्तों, प्लेलिस्ट में ऐड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं समाजशास्त्र के अंदर प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह है, ये अवधारणा किस पर आधारित है, किसे इसने दिया, क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो हम इस वीडियो नोट में देखने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट। 55 पॉइंट से देखिए, सामाजिक संबंधों के आधार पर प्राथमिक समूह व द्वितीयक समूह का विभाजन दिया किसने, चार्ल्स कूले ने। जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियो नोट से सामाजिक संबंधों की बात कर रहे थे, तो चार्ल्स कूले ने क्या किया, अपनी एक कृति लिखी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, कौन सी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कह सकते हैं सामाजिक संगठन। 1909 में इन्होंने लिखी, ये चीजें ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा सभी कुछ लिखा नहीं हुआ है। 1909 में इन्होंने अपनी कृति लिखी सामाजिक संगठन। इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या किया, प्राथमिक समूह 24,76,000 से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। परीक्षा सितंबर में 53,749 पदों पर और आपकी लड़ाई सिर्फ एक पद के लिए है। हजारों विद्यार्थी उत्कर्ष के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस से जुड़कर अपनी दमदार तैयारी और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। तो क्या आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू की? अगर नहीं तो आज ही उत्कर्ष ऐप पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ऑनलाइन कोर्सेज से करें घर बैठे दमदार तैयारी। इसमें आप पाएंगे अनुभवी फैकल्टी टीम, शानदार स्टडी मटेरियल, 4K पैनल PDF,
टेस्ट, क्विज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर कैसी, अभी शुरुआत करें अपनी दमदार तैयारी की। प्राथमिक समूह की अवधारणा की इसमें चर्चा की, ठीक है। प्राथमिक समूह की अवधारणा की इसमें चर्चा की, इसमें इन्होंने अपना प्रयोग किया। फिर इन्होंने अपनी दूसरी एक कृति लिखी प्रारंभिक समाजशास्त्र, उसमें उन्होंने द्वितीयक समूह की चर्चा की, ठीक है। तो प्रारंभिक समाजशास्त्र के अंदर द्वितीय समूह की चर्चा की, और सामाजिक संगठन सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 के अंदर जो किताब लिखी उसके अंदर इन्होंने प्राथमिक समूह की चर्चा की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 57, ऐसा समूह जिसमें व्यक्तियों के संबंध आमने सामने और घनिष्ठ हो, व्यक्तियों के संबंध आमने सामने जुड़े हुए हो और घनिष्ठ हो, वो समूह कैसा होता है? प्राथमिक समूह। तो कुले ने ये बताया कि भाई देखिए, एक तरीके से हमने पिछले जो वीडियो में हमने देखा था कि टॉनीज ने एक वर्गीकरण दिया था गेमाई शाफ्ट और गैसेल शाफ्ट, तो उस अवधारणा की ये बहुत ही नजदीकी अवधारणा है, ठीक है। कौन सी? प्राथमिक समूह वाली। अब देखिए प्राथमिक समूह में क्या होता है, मानव के जीवन में जो स्नेह, प्रेम, सहानुभूति होती है, ये इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लोग इन्हीं भावों के द्वारा जुड़े रहते हैं। ऐसे गुणों के कारण ही समाज में संगठन का स्थायित्व प्राप्त होता है। मानव जब जन्म लेता है तो उसका पूर्णतः जैविक होता है, ठीक है। सर्वप्रथम वह परिवार के संपर्क में आता है, परिवार उसे सामाजिक प्राणी बनाता है, क्योंकि परिवार मनुष्य के जीवन में पहला या प्राथमिक है, तो इसलिए इसे प्राथमिक समूह कहा जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक समूह की ये थोड़ी सी बात यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे देखिए प्राथमिक समूह के कुले ने कितने भाग बता दिए यहाँ पे? परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा या खेल समूह, ये प्राथमिक समूह के इन्होंने पार्ट बता दिए। किसने? कुले ने। देखिए कुले कहते हैं कि प्राथमिक समूह की मुख्य विशेषताओं का बोध हमें यहाँ पे होता है, जिनके अंदर आपस के अंदर जुड़ाव होता है, आत्मीयता का भाव होता है, प्रेम, और ये सारी चीजें इनके अंदर जुड़ी होती है। देखिए परिवार में भी ऐसा होता है, पड़ोस में भी ऐसा होता है, खेल समूह में भी ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्राथमिक संबंधों में घनिष्ठता होने के कारण सदस्यों का व्यक्तित्व समूह के व्यक्तित्व में मिल जाता है। सदस्यों का जो व्यक्तित्व होता है वो समूह के व्यक्तित्व के अंदर मिल जाता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है? घनिष्ठता होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्राथमिक समूह के बारे में कुछ विशेषताओं की बात कर लेनी चाहिए। देखिए प्राथमिक समूह की विशेषता, समाज की अपेक्षा इसका आकार छोटा होता है। देखिए सीमित आकार कह सकते हैं हम इसको, छोटा आकार कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह आकार में लघु होते हैं। सदस्यों की कम संख्या के कारण सदस्यों में घनिष्ठता होती है। तो किंग्सले डेविस ये भी कहते हैं यहाँ पर इसके लिए कि प्राथमिक समूह का आकार में छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि यह असंभव है कि एक ही समय में बहुत से व्यक्तियों को बुद्धिमत्ता पूर्ण संबंध स्थापित किया जा सके। तो किंग्सले डेविस ये ऐसा कहते हैं कि प्राथमिक समूह आकार में छोटे होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि बहुत सारे बुद्धिमत्ता लोगों को एक साथ जोड़कर रखा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें संबंधों की लंबी अवधि। देखिए संबंधों में घनिष्ठता का पर्याय रूप से उनकी अवधि पर निर्भर करता है। संबंधों की अवधि जितनी लंबी होती है, संबंध उतने ही घनिष्ठ होते हैं। प्राथमिक समूह में स्थिरता पाई जाती है। इसके दो कारण हैं। पहला तो हम ये कह सकते हैं कि सभी सदस्य एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, जिससे संबंध घनिष्ठ होते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के लक्ष्य सामान्य होते हैं। क्या होते हैं? लक्ष्य सामान्य होते हैं। ये इसके अलग से विशेषता भी हो सकती है कि प्राथमिक समूह के लक्ष्य सामान्य होते हैं, वहां पे टकराव उनमें नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भौतिक समीपता। यहाँ पे भौतिक समीपता को हम ऐसे कह सकते हैं भाई, एक तरीके से शारीरिक समीपता भी कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के लिए शारीरिक समीपता का होना आवश्यक है, जिसे कुले ने आमने सामने के संबंध कह दिया। उसी के आधार पर किंग्सले डेविस कहते हैं शारीरिक समीपता शब्द का प्रयोग करते हुए पारस्परिक घनिष्ठता के लिए यह आवश्यक है कि सदस्य एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जान ले। परस्पर जानने में एक दूसरे के विचारों से परिचित होने का अवसर मिल जाता है। तो इसलिए ये कुछ विशेषताएं थी प्राथमिक समूह की, जो हमने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर स्थायी इसमें संबंध होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबी अवधि से जुड़े होते हैं, छोटे समूह होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। संबंध जो है वो साध्य होता है, ठीक है। संबंध जो यहाँ पे लोगों के बीच में बनता है, प्रगाढ़ जो बनता है, ये क्या होता है? साध्य होता है, बल्कि साधन नहीं होता। उद्देश्य यहाँ पे समान होते हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्यक्ति व समाज के बीच की योजक कड़ी या जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं? हम प्राथमिक समूह कह सकते हैं। प्राथमिक समूह व्यक्ति और समाज के बीच में एक योजक कड़ी का कार्य करती है, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ पे हमारे दिमाग में एक छोटी सी बात आनी चाहिए यहाँ पे कि प्राथमिक समूह को प्राथमिक समूह क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो चार्ल्स कुले ने प्राथमिक समूह को कितने उदाहरण दिए? 3, परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह। तो चार्ल्स कुले ने प्राथमिक समूह को प्राथमिक क्यों कहा, ये हमारे दिमाग में आ सकता है। तो देखिए प्राथमिक समूह समय की दृष्टि से प्राथमिक है। पहली बात तो सबसे पहले बच्चा इन्हीं 3 समूह में आता है, परिवार में, पड़ोस में और खेल समूह के अंदर, इसलिए इसको प्राथमिक समूह कहते हैं। प्राथमिक समूह महत्व की दृष्टि से प्राथमिक है। प्राथमिक समूह सामाजिकरण की दृष्टि से भी प्राथमिक है, वहीं से हमारा सामाजिकरण शुरू होता है। और प्राथमिक समूह संबंधों की प्रकृति के आधार पर भी प्राथमिक है, इसलिए हम इसको प्राथमिक समूह को प्राथमिक समूह कहकर पुकारते हैं। अब यहाँ पे प्राथमिक समूह की कुछ यहाँ पे आलोचना के बिंदु भी है, देखिए, क्योंकि प्राथमिक समूह के अंदर एक ही समूह होता है, छोटा समूह होता है, उन सबके उद्देश्य समान होते हैं, उनमें आपस में टकराव नहीं होता। तो इस कारण से यहाँ पे देखिए पक्षपात, भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है, ये समाज के लिए बुराइयां है। समाज की गतिशीलता में प्राथमिक समाज बाधक है, प्राथमिक समूह बाधक है। और ये सारी भाई भतीजावाद, पक्षपात, ये जब बढ़ती है तो यहाँ पे एक अंदेशा हो जाता है कि भ्रष्टाचार की व्यवस्था इस प्रकार के प्राथमिक समूह में जन्म ले लेती है। तो प्राथमिक समूह के लिए ये छोटी सी कुछ आलोचनाएं थी, क्योंकि लोग आपस में जुड़े रहते हैं, दूसरे का विरोध नहीं करते, भाई भतीजावाद चलता रहता है, जान पहचान चलती रहती है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट लेके आती है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों द्वितीयक समूह के बारे में। द्वितीयक समूह दरअसल में है क्या? देखिए आज की जो सभ्यता है वो उन्नति के साथ साथ द्वितीयक समूह की संख्या में वृद्धि भी दर्ज कराती जा रही है। द्वितीयक समूह की प्रकृति प्राथमिक समूह की प्रकृति के एकदम उलट है, ये चीज तो आप जान लीजिए। बस अंतर यहीं पे हो जाता है कि द्वितीयक समूह और प्राथमिक समूह एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। किस प्रकार से? प्राथमिक और द्वितीयक समूह की विशेषताएं एक दूसरे के विपरीत होती है। कैसे? तो आकार की बात करें, प्राथमिक समूह छोटा, द्वितीयक समूह बड़ा विस्तृत। संबंध की बात करें, प्राथमिक समूह के सदस्य आमने सामने घनिष्ठ संबंधित होते हैं, द्वितीयक समूह में ऐसी बातें नहीं होती। प्राथमिक समूह की बात करें, यहाँ पे प्राथमिक समूह में कोई विशेष हित नहीं होता, पूरे समूह का एक हित होता है। द्वितीयक समूह में ऐसे विशेष हित वाली कोई बात, हर कोई जी जान से कोशिश कर सकता है, अलग तरीके से अपना रास्ता अपना सकता है। यहाँ पे दायित्व की बात करें तो प्राथमिक समूह में दायित्व की कोई सीमा नहीं होती। यही नहीं बताया जा सकता कि माँ अपने पुत्रों के प्रति कितने दायित्व को निभाएगी, लेकिन द्वितीय समूह में सदस्यों को दायित्व सीमित शर्तों के अनुसार होता है। तो ये प्राथमिक और द्वितीय समूह के हमने कुछ अंतर समझे, और जब द्वितीय समूह का हम अध्ययन कर लेंगे थोड़ी सी देर में, तो हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसा मसला क्यों है। ऐसे कि द्वितीय समूह वह है जो प्राथमिक समूह नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, जो प्राथमिक समूह नहीं है वो क्या है? द्वितीय समूह है। ये किसकी परिभाषा है? बियर स्टील की। ये द्वितीय समूह की अवधारणा जो दी है, देखिए मेनली दी है डेविड और होम्स ने, ठीक है। होम्स का नाम आपको मिले, किंग्सले डेविस का नाम आपको जरूर मिलेगा। ये डेविड लिख दिया गया गलती से, डेविस है, ठीक है, डेविस।
चलिए अब देखिए क्या हुआ कि किंग्सले डेविस का कथन ये है कि भाई स्थूल रूप से द्वितीयक समूह को जो चीजें प्राथमिक समूह के बारे में कही गई है उनके विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। ये किंग्सले डेविस की परिभाषा है, ठीक है। द्वितीयक समूह इतने विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं कि इनके सदस्यों को निकटता में रहने की आवश्यकता होती नहीं है, न ही सभी सदस्य एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इनमें ऐसे संबंध होते हैं जो स्वयं में लक्ष्य नहीं होते, न व्यक्तिगत और न ही संयुक्त होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उलट है, हमने देख लिया यहाँ पर। तो प्राथमिक समूह की विशेषता वाले समूह को द्वितीयक समूह की संज्ञा दी जा सकती है। यह समूह वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक समूह की घनिष्ठता से भिन्न है। ऐसे कि 64 द्वितीयक समूह का संबंध जीवन के किसी एक भाग से होता है, प्राथमिक समूह का संपूर्ण जीवन से रिलेटेड होता है। यहाँ पे द्वितीयक समूह का जीवन के किसी एक भाग से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द्वितीयक समूह के हम उदाहरणों की बात करें तो जैसे श्रमिक समूह, व्यावसायिक समूह, राजनीतिक समूह, ये बहुत सारे कॉर्पोरेशन हमने जैसे आपको कल बताया था, तो ये सारे क्या है द्वितीयक समूह है। 66 देखिए घनिष्ठता का अभाव और औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह की विशेषता है। राहुल को एसएससी एग्जाम में विशेषता है। 66 से हम यही समझ सकते हैं भाई कि द्वितीयक समूह में आपस में घनिष्ठता का क्या रहता है, अभाव रहता है, औपचारिक संबंध यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 67 द्वितीयक समूह को शीत जगत किसने कहा है? द्वितीयक समूह को शीत जगत कहा है पॉल लैंडिस ने। देखिए पॉल लैंडिस ने इसने शीत जगत क्यों कहा है? क्योंकि घनिष्ठता का इसमें अभाव होता है और औपचारिक इसमें संबंध पाए जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 68 में आत्मीयता का अभाव किसमें होता है? द्वितीयक समूह में। देखिए प्रेम, सहयोग, आत्मीयता, घनिष्ठता, इनका अभाव मिलेगा, वो द्वितीयक समूह है। और बड़ा मिलेगा, लघु नहीं मिलेगा, ये द्वितीयक समूह है। तो प्राथमिक समूह की जो हमने विस्तृत बात की उससे ठीक उलट लगा लीजिए आप इसको। नेक्स्ट देखिए द्वितीयक समूह की कुछ विशेषताओं की बात करें। देखिए स्वहित सर्वोपरि होता है, यहाँ पे मैं की भावना होती है, हम की भावना नहीं होती है दोस्तों। मैं मतलब यहाँ पे एक तरीके से सेल्फिश वर्ड मान लीजिए आप, ठीक है। स्वहित बस मेरा हित होना चाहिए, हमें समूह से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए श्रम विभाजन यहाँ पे स्पष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि भाई सभी लोग एक ही कार्य करते रहेंगे या कोई भी कार्य कोई भी कर लेगा, नहीं। यहाँ पे कार्य का स्पष्ट विभाजन होता है, अधिक स्पष्ट विभाजन होता है। मैंने आपको बता दिया मैं कि यहाँ पे भावना होती है, मेरा भला होना चाहिए, बाकी मेरे को समूह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समूह बहुत बड़ा होता है, घनिष्ठता का अभाव होता है, आत्मीयता नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें मैं की भावना होती है। अस्थायी संरचना होती है, जिस संरचना के अंदर संगठन मजबूत नहीं होगा वो स्थायी तो नहीं हो सकता, लंबा चले नहीं चले कोई गारंटी नहीं है, तो ये एक तरीके से अस्थायी संरचना होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ और बातें कर लें, जैसे इसमें उद्देश्यों में भिन्नता होती है, ठीक है। ये इच्छा से स्थापित हो जाते हैं। देखिए विशेष स्वार्थ समूह होते हैं ये, इसी कारण इसकी स्थापना जानबूझकर की जाती है। जब सदस्यों को कोई विशेष लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त करना होता है तो द्वितीयक समूह बनके आ जाता है। तो हमने आपको देखिए यहाँ पे द्वितीयक समूह और प्राथमिक समूह के बारे में बताया, स्पष्ट तरीके से बताया। तो प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह में आप अंतर भी समझ गए होंगे कि बहुत सारे पॉइंट है जिनमें अंतर है। प्राथमिक समूह में हम की भावना होती है, द्वितीयक समूह में मैं की भावना होती है। सदस्यता में डिफरेंस है, कार्य में डिफरेंस है, व्यक्तित्व में डिफरेंस है, क्षेत्र नियंत्रण, आकार, संबंध, हित, संबंधों का जन्म, दायित्व, नियम, ये सारे व्यक्तिगत हित और सामूहिक हित, इनके अंदर भी डिफरेंस है। जैसे हम बात करें भाई समूह समष्टिवादी होते हैं जो प्राथमिक समूह होते हैं, ठीक है। द्वितीयक समूह में क्या होता है कि व्यक्तिवादी होते हैं, मैं की भावना होती है, स्वयं का कार्य होना चाहिए। तो प्राथमिक और द्वितीयक समूह में हमने आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सारे रख दिए। जाते जाते दो एक परिभाषा और सुन लीजिए द्वितीयक समूह के बारे में। आगबर्न में निम्कोफ क्या कहते हैं? जो समूह घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों को प्रदान करते हैं उन्हें द्वितीयक समूह कहा जाता है। घनिष्ठता के अभाव का अनुभव जो समूह प्रदान करे वो द्वितीयक समूह है आगबर्न निम्कोफ के अनुसार। नेक्स्ट देखिए फेयर चाइल्ड क्या कहते हैं? फेयर चाइल्ड द्वितीयक समूह के बारे में कहते हैं समूह का वो रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक या आमने सामने समूह की घनिष्ठता से भिन्न हो, द्वितीयक समूह कहलाता है। तीसरा लुंडबर्ग कहते हैं द्वितीयक समूह वे हैं जिनमें दो या अधिक व्यक्तियों के संबंध अवैयक्तिक हित प्रधान तथा व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। समूह नहीं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। लुंडबर्ग ने कहा, व्यक्तिगत योग्यता की बात लुंडबर्ग ने की है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा द्वितीयक समूह के बारे में, प्राथमिक समूह के बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मत जाइएगा, ऐसे आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी में समाजशास्त्र का ये वीडियो नंबर 6 है। प्लेलिस्ट में ऐड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा। ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक किए बिना मत जाया करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपसे आज बात करूंगा परिस्थिति के बारे में। वैसे मर्टन ने यहाँ पे दो विभाजन दिए थे, परिस्थिति और भूमिका, स्टेटस एंड रोल का। इस वीडियो में हम परिस्थिति के बारे में देखेंगे, अगले वीडियो में हम भूमिका या रोल के बारे में और परिस्थिति और भूमिका में अंतर भी हम उसमें समझ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट समाजशास्त्र का परिस्थिति से रिलेटेड। देखिए सबसे पहले सामान्य सी बातें हम यहाँ पे कर लेते हैं कि जो समाजशास्त्रीय साहित्य है उसमें परिस्थिति जो शब्द है उसका मतलब पद से लिया जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि हर समाज में और समूह में व्यक्ति का एक समय विशेष में एक निश्चित स्थान होता है जिसके माध्यम से एक समय विशेष में व्यक्ति की पहचान होती है। ऐसा पद समाज या समूह के द्वारा स्वीकृत होता है। तो एक तरीके से ये इसकी विशेषताएं भी हुई परिस्थिति की, ठीक है। तो ये इस प्रकार का समाज या समूह में व्यक्ति के पद को समाजशास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? परिस्थिति या स्टेटस कह देते हैं। अब जो हमारा पद है हमारे पास में समाज के हिसाब से जो हमारी परिस्थिति है उसके हिसाब से जो हमारे लिए कार्य होंगे, जो भी हम उसके अनुरूप कुछ करेंगे वो हमारी क्या होगी? भूमिका होगी, जिसको हम रोल कह सकते हैं। तो ये हुआ परिस्थिति और भूमिका, ठीक है। तो जैसे मैकाइवर और पेज कहते थे कि भाई समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल है। वैसे यहाँ पे वीर स्टीड महोदय कहते हैं कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसका हमारे नोट्स के हिसाब से हम इसका अध्ययन कर लेते हैं शुरू। चलिए देखिए 70 नंबर पॉइंट पे परिस्थिति व भूमिका जो यहाँ पे वर्गीकरण दिया, जो विचार दिया, जो विभाजन दिया, ये किसने दिया? मर्टन ने, ठीक है। ये मर्टन के विचार है। अब यहाँ पे हम देखेंगे परिस्थिति का संबंध किससे है? समाजशास्त्र के अंदर पद से है, ठीक है। लेकिन इस पद के अंदर परिस्थिति, ओनली परिस्थिति शब्द की बात करें तो इसके अंदर उच्च या निम्न का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता, उच्चतर और निम्नतर नहीं होता। लेकिन अब हम यहाँ पे एक शब्द आगे देखेंगे सामाजिक परिस्थिति का, ठीक है। लेकिन उससे पहले नोट लिख लीजिए, परिस्थिति का अर्थ व्यक्ति को समाज में प्राप्त पद से है, जो हमने अभी आपसे बात की थी, जिसके साथ उच्चता व निम्नता का भाव नहीं हो। उसके साथ में उच्चता निम्नता का भाव नहीं होता, केवल समाज में स्वीकृत हमें एक पद दिया जाता है जो परिस्थिति होती है। वो पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी, भाई बहन, जो भी हमारा पद है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे उच्चता निम्नता का भाव यदि आ जाता है तो वो हो जाता है 72 में सामाजिक परिस्थिति। जब हमारे पद के साथ में उच्चता या निम्नता का भाव जुड़ जाए तो वो हमारे समाज में स्वीकृत भी हो तो वो कहलाएगी दोस्तों सामाजिक परिस्थिति, ठीक है। तो यहाँ पे ये परिस्थिति और एक सामाजिक परिस्थिति के अंदर छोटा सा अंतर है कि परिस्थिति में उच्चता और निम्नता का भाव नहीं होता, केवल इसमें केवल समाज के द्वारा स्वीकृत हमें पद प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73। परिस्थिति भी दो प्रकार की होती है, इसके भी दो भाग होते हैं। लिंटन ने परिस्थिति भी कितने प्रकार की बताई? दो प्रकार की। देखिए
सीधी सीधी मोटी भाषा में कहते तो पहला तो प्रदत्त और दूसरा अर्जित। देखिए प्रदत्त में क्या होता है, व्यक्ति को प्राप्त पद जो समाज स्वतः प्रदान करे, हमें ये मांगने नहीं पड़ते, ऐसे पद जो समाज की स्वीकृति और हमें स्वतः ही मिल जाए, जैसे ही हम अगली पीढ़ी के रूप में जन्म लेते हैं हमें ये पद प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता, व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता क्योंकि समाज के द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं। हमारी जो पद होता है उसके उससे वही परिस्थिति हमें मिल जाती है, वही पद हमें प्राप्त हो जाता है, जिस रिश्ते में हम लगते हैं वो हमारे ऊपर। When life gives you rough, damaged cars, give it some mayo. ठीक है, जिस भी परिवार में हम जन्म लेंगे, जिस भी परिवार में हमने जन्म लिया है, वहीं से हमारी ये पद हमारे साथ में जुड़ गए। प्रदत्त के आधार क्या है? प्रदत्त परिस्थिति के आधार है जन्म हुआ, आयु, लिंग, जाति, जैसे देखिए पुत्र भाई, ये प्रदत्त परिस्थिति है। ठीक है, हम पुत्र के रूप में पैदा हुए हमारे पिता के लिए, लेकिन हम भाई के रूप में पैदा हुए हमारे भाई के लिए। ठीक है, वहीं हम मतलब हमारे रिश्ते जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो ये प्रदत्त परिस्थिति होती है जिसके ऊपर जन्म, आयु, लिंग, जाति का प्रभाव पड़ता है। दूसरी देखिए अर्जित परिस्थिति, सीधी सी बात है वो हमें समाज के द्वारा अपने आप मिलती है, मांगनी नहीं पड़ती। यहाँ पे अर्जित परिस्थिति वे पद जिसे व्यक्ति अपने गुण व योग्यता से प्राप्त करे, एक तरीके से हक की लड़ाई लड़कर या अपनी गुण व योग्यता से उस पद को वो प्राप्त करे, वो होती है अर्जित परिस्थिति। इन पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है, भाई चाहूं तो प्राप्त कर लूं, नहीं चाहूं तो नहीं प्राप्त करूं, चाहूं तो ये पद मैं धारण कर लूं या इसको रख लूं, नहीं तो मैं इसको त्याग दूं, पूर्णतः व्यक्ति के नियंत्रण में होते हैं। इनके लिए प्रयास करना होता है। यदि अर्जित परिस्थिति के जितने पद होते हैं उनको यदि हमें प्राप्त करना है तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। अर्जित परिस्थिति के आधारों की बात करें तो शिक्षा, व्यवसाय, विवाह, ये जितने भी पार्ट है जीवन के, ये अर्जित परिस्थिति में आ जाते हैं कि हम किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करें, कौन सा हम व्यापार करें, व्यापार में हमारी पोजीशन क्या रहेगी, तो ये सब हमारे कंट्रोल में रहता है। और हम एक तरीके से ये जो पद हमने प्राप्त किया है, ये हमने प्राप्त किया है, ठीक है, हमने लिया है, हमारी योग्यता से हमने लिया है, तो ये क्या हुआ? अर्जित परिस्थिति के रूप में से जाना जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक जो परिस्थिति होती है ना, उसमें और भूमिका में बड़ा संबंध होता है, जो हम भूमिका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हमें पद प्राप्त हुआ है उसी प्रकार से हमें जब कार्य का निर्वहन करना पड़ेगा तो वो हमारी भूमिका होगी। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? रोल होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं 74 में। देखिए परिस्थिति पुंज क्या होता है? देखिए ये भी मर्टन ने बताया है। परिस्थिति पुंज का मतलब ये हुआ कि सभी पदों का योग, चाहे वो अर्जित हो चाहे प्रदत्त हो, संकलन जो व्यक्ति को समाज में प्राप्त होते हैं, इन सभी प्रकार के जो पदों का योग होता है वो एक तरीके से एक पुंज बना लेता है, एक परिस्थिति गुट बना लेता है, एक परिस्थिति पुंज बना लेता है। परिस्थिति पुंज में देखिए हम पुत्र भी हो सकते हैं, भाई, पिता, मामा, पति और विद्यार्थी। देखिए यहाँ पे विद्यार्थी की जगह यदि मैं व्यवसाय लिख देता तो उसका मतलब ये था कि समाज में हमें जिस चीज से जाना जाता है वो हमारी मुख्य परिस्थिति होती है, वो हमारा की स्टेटस होता है। ये हीलर ने बताया था। किसने बताया था? हीलर ने। तो मुख्य परिस्थिति या की स्टेटस की बात किसने की थी? हीलर ने, जिससे हमें समाज के अंदर हमारी पहचान बने। ओके, तो ये एक परिस्थिति पुंज बन जाता है एक व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट देखिए 75 में परिस्थिति क्रम का मतलब क्या होता है? देखिए परिस्थिति क्रम सीधी सी बात है, जैसे ही हम पैदा हुए, ठीक है, उसके बाद में हमारा जो विकास था वो इसी क्रम में हुआ। देखिए परिस्थिति में शिशु थे, फिर बालक, फिर किशोर, फिर युवा, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध और फिर चल बसे। ठीक है, तो ये इतनी सी बात थी कि भाई परिस्थिति क्रम सभी मनुष्य इस क्रम से गुजरते हैं, ये तो निश्चित है, ये चीजें तो निश्चित है। आप अर्जित परिस्थिति में कुछ भी ले लीजिए, प्रदत्त में तो ये परिस्थिति क्रम आपके साथ में जुड़ता हुआ चला जाएगा, जो कि आपकी आयु के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? आयु के ऊपर। नेक्स्ट देखिए युग्म परिस्थिति। युग्म परिस्थिति का मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पे दो या दो से अधिक पद, सामाजिक पद आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन एक पद के बिना दूसरे का कोई भी कार्य या औचित्य नहीं रह जाता, जिनमें हम कह सकते हैं पति पत्नी, ठीक है, माता पिता, संतान, ये सब आपस में जुड़े हुए पद हैं, और यदि इनमें से एक भी अलग हो जाए तो दूसरे का कोई भी औचित्य नहीं रहता। तो ये जो युग्म परिस्थिति है ये हमने इस प्रकार से आपको एग्जांपल के अंदर बता दी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे परिस्थिति एक सामाजिक अवधारणा है। परिस्थिति की अवधारणा की बात करें हम तो कैसी अवधारणा है ये एक सामाजिक अवधारणा है। इसके साथ में प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? प्रतिष्ठा। भाई यहाँ पे हमारी ये मान लीजिए आप एक तरीके से जो हमारी प्रेस्टीज का सवाल होता है, प्रतिष्ठा का सवाल होता है, वो हमारी परिस्थिति के साथ में जुड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि भाई क्या होता है कि समाज में प्रत्येक जितनी परिस्थिति होती है उसकी अपनी प्रतिष्ठा होती है, मूल्य होता है। समाज में किसी परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है तो किसी को कम, किसी को अच्छा तो किसी को बुरा, किसी को उन्नतिशील तो किसी को शोषित समझा जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। इस प्रकार समाज में प्रत्येक परिस्थिति के प्रति लोगों में आदर और श्रद्धा की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। तो लोगों में जो उसी को, ये जो अलग अलग मात्रा लोगों का नजरिया बनता है, उसी को परिस्थिति की प्रतिष्ठा कह देते हैं। उदाहरण के लिए हम इतनी सी बात समझ लेते हैं कि समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक, उद्योगपति की प्रतिष्ठा एक अकुशल श्रमिक या एक चपरासी से अधिक है। ठीक है, एक तरीके से हम इसको एक इज्जत कह देते हैं, उनकी इज्जत ज्यादा होती है नॉर्मल भाषा में, और एक परिस्थिति को धारण करने पर व्यक्ति उससे संबंधित प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेता है। प्रतिष्ठा का संबंध व्यक्ति से न होकर परिस्थिति से है। जो यहाँ पे प्रतिष्ठा की बात की गई है, प्रेस्टीज की बात की गई है, वहां पे व्यक्ति से रिलेटेड नहीं होगा, वो व्यक्ति की परिस्थिति से रिलेटेड है। ठीक है, उसका जो पद प्राप्त है ना, उससे उसको सम्मान मिल रहा है। वो पद छीन लीजिए, वो कहते हैं ना पद को सलाम, कुर्सी को सलाम, कुर्सी जाते ही हट दूर, कोई नहीं पूछता, कुर्सी आते ही जय हो जय होने लग जाती है। तो वही बात है कि समाज में किसी परिस्थिति का मूल्यांकन कर उसे कम से कम अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये परिस्थिति प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। हमने आपको यहाँ पे परिस्थिति के बारे में एक तरीके से सिंपल तरीके से सारी चीजें बता दी यहाँ पे जितनी भी थी कि भाई जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो वीडियो नोट नेक्स्ट में हम भूमिका की बात करेंगे, रोल की, और अर्जित और जो ये परिस्थिति है, परिस्थिति और भूमिका में अंतर क्या है, परिस्थिति और भूमिका में जुड़ाव क्या है, और इनमें संबंध आपस में क्या है, जितने भी पॉइंट हमारे बच गए हम उनको ले लेंगे। आपकी बार-बार कमेंट दिया था कि सर आप एक तो लेखकों और पुस्तकों के लिए हमें वीडियो नोट उपलब्ध करवाइए, एक हमारी परिभाषाओं के लिए वीडियो नोट उपलब्ध करवाइए। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, जो आपका जो सिलेबस है समाजशास्त्र के अंदर दोस्तों, इसमें शुरू की जो 2 यूनिट है ये आपके लिए थोड़ी सी बड़ी है। इसके बाद में सारा समाजशास्त्र ऐसे चुटकियों में सुलझ जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ मिलेगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। जैसे पहले मैंने आपके लिए तैयार किया वैसे मैं आज कर रहा हूँ, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है। तो वीडियो नोट को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम आपसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए हम आपको वीडियोस उपलब्ध करवा रहे हैं। ये लोक प्रशासन का 7वां वीडियो नोट है दोस्तों, प्लेलिस्ट में ऐड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाता है। कई बार कमेंट्स आते हैं कि सर वीडियो नंबर 3 और 4 कहां पे है। देखिए आपको वीडियो जैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप चैनल के लिंक पे क्लिक कीजिए, चैनल के जो लोगो है उस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन आएगा, उस पे जाके आपके सारे वीडियोस अलग-अलग प्लेलिस्ट बना के वहां पे डाल रखे हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे भूमिका, जिसको इंग्लिश में हम रोल कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने परिस्थिति के बारे में बात की थी, जो स्टेटस था। परिस्थिति देखिए समाज में हमें एक पद दिया जाता है, और भूमिका को सीधी सी बात समझ लीजिए, उस पद को निभाने के लिए, उस पद के कार्यों को करने के लिए जो भी हम रोल अदा कर रहे हैं वो हमारी क्या है, भूमिका है। तो परिस्थिति तो पद से संबंधित था, वही भूमिका कार्य से संबंधित है। ठीक है, परिस्थिति समाज से था, भूमिका व्यक्ति से है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, परिस्थिति सामाजिक है और भूमिका व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक है। अब परिस्थिति में प्रतिष्ठा को ऊपर माना जाता है, भूमिका के अंदर सम्मान को ऊपर माना जाता है। तो ये तो एक हल्की सी इसकी परिचय थी। अब देखिए चलिए शुरू करते हैं 78 पॉइंट से।
Goodbye, Frizz. Hello, smooth hair. Did you know Opticare Frizz lighting system is used by not 10, not 100. समाज में जो स्थान पद प्राप्त है वो क्या है? परिस्थिति। हमने अभी देखा, अभी बात की स्टेटस है वो। उस परिस्थिति में ही व्यक्ति जो कार्य करता है वो क्या है? भूमिका, या जिसको हम रोल कह सकते हैं। परिस्थिति में भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू है। किसने कह दिया? लिंटन मेओदे ने। भाई इसके लिंटन प्रतिपादक भी हैं, ठीक है, जिन्होंने परिस्थिति का गतिशील, व्यवहारिक और गत्यात्मक रूप जो बताया वो भूमिका को बताया, ठीक है, डायनेमिक रूप बताया इसने भूमिका को, लिंटन ने। तो मतलब समाज में किसी पद से जुड़े हुए कार्यों को करना क्या कहलाता है? भूमिका कहलाता है, रोल कहलाता है। अब ये रोल उन कार्यों के हिसाब से डिसाइड होता है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई एक परिस्थिति धारण करने वाला, एक स्टेटस धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वो उस पद की क्या है? भूमिका। अब उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति का जो पद है उनके लिए वो एक परिस्थिति है, और उस परिस्थिति या पद के हिसाब से जो दायित्व और कर्तव्य है तो वो राष्ट्रपति की भूमिका के अंतर्गत आएंगे। अब आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 81। सीधी बात में हम ये समझे कि परिस्थिति धारण के फलस्वरूप व्यक्ति को जो व्यवहार में क्रिया करता है वही उसकी क्या है? भूमिका। पद धारण कर लिया हमने, हमारी परिस्थिति हो गई, स्टेटस हो गया। अब उस स्टेटस के अनुसार ही हम जो कार्य करेंगे वही क्या है? हमारी भूमिका है, हमारा रोल है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। ये लिंटन मेओदे ने कहा, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने भूमिका को परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष कह लीजिए, गतिशील पक्ष कह लीजिए, व्यवहारिक पक्ष कह लीजिए, या डायनेमिक पक्ष कह लीजिए। ये लिंटन मेओदे ने कहा है भूमिका को परिस्थिति के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सीधी सी बात ये भी हो जाती है, समझने की दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां धारण की जाती हैं, भूमिकाएं निर्वाह की जाती है, ठीक है। परिस्थिति या पद धारण किया जाता है, भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है, रोल अदा किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो बिल्कुल अब क्लियर होगी। परिस्थिति और भूमिका आप अलग अलग उसमें दिमाग में बैठा लीजिए। ये दोनों चीजें अलग है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये भी किसने कह दिया? लिंटन ने। नेक्स्ट देखिए, भूमिका की कुछ विशेषताओं की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भूमिका निर्धारण संस्कृति व सामाजिक मापदंडों के आधार पर होता है। भूमिका जैसे जो स्टेटस मिला, जो परिस्थिति है आपके पास में, जिस पद पर आपको बिठाया गया है, तो उस पद के हिसाब से तो आपको भूमिका का निर्धारण होगा। राष्ट्रपति का उदाहरण आपके लिए यहाँ पे मैंने श्रेष्ठ तरीके से दे दिया। राष्ट्रपति पद है, परिस्थिति है, अब उनकी भूमिका क्या है? वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक हमारे देश के हिसाब से मानदंड है, उनके अनुसार ही वो अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। तो ये इसकी विशेषता है। जैसे परिस्थिति प्रदत्व अर्जित होती है, वैसे भूमिका भी प्रदत्व अर्जित होती है। दोस्तों ये चीज ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है अगर थोड़ा हाई लेवल हुआ तो, कि क्या भूमिका भी प्रदत्व अर्जित होती है? बिल्कुल होती है, ठीक है। जैसे परिस्थिति प्रदत्व अर्जित होती है वैसे भूमिका भी प्रदत्व अर्जित होती है। दोस्तों ये चीज ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है अगर थोड़ा हाई लेवल हुआ तो, कि क्या भूमिका भी प्रदत्व अर्जित होती है? बिल्कुल होती है, ठीक है। जैसे परिस्थिति प्रदत्व अर्जित होती है वैसे भूमिका भी प्रदत्व अर्जित होती है। नेक्स्ट देखिए, जिस भूमिका से व्यक्ति समाज में जाना चाहे वो मुख्य भूमिका होगी। देखिए परिस्थिति में आपने पढ़ा होगा पिछली वाली वीडियो नोट में कि मैंने बहुत सारी परिस्थिति का एक परिस्थिति पुंज बनाया था आपके लिए। उस पुंज में मैंने एक परिस्थिति को हाईलाइट करके कहा था कि भाई ये जो मुख्य परिस्थिति है, ठीक है। तो जो ऐसे ही बहुत सारी भूमिकाएं निभाते हैं, बहुत सारे रोल निभाते हैं, लेकिन जिस रोल के द्वारा हम जाने जाते हैं वही हमारी क्या है? मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। उसी के अंदर हमारा ज्यादा से ज्यादा योगदान होता है। तो यहाँ पे देखिए, भूमिका सीधी सी बात है, गतिशील है और परिवर्तनशील है। तो एक ही भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से निभाई जाती है और भिन्न समयों, अलग समयों में, संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार से निभाई जाती है, ठीक है। तो भूमिकाओं की विशेषताओं की बात कर रहे हैं हम। तो अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए अलग अलग प्रकार का व्यवहार भी किया जाता है, और सभी भूमिकाओं का निर्वाह मुख्यमंत्री का जो भूमिका है, जो उसकी रोल है, वो प्रधानमंत्री की तरह ट्रीट नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ पे ये चीजें देखिए कि एक दोनों का व्यवहार अलग है, दोनों की भूमिकाएं अलग होगी, दोनों की परिस्थितियां भी अलग होंगी, ठीक है। परिस्थिति यहाँ पे परिस्थिति नहीं, परिस्थिति स्टेटस की बात की जा रही है। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ ना कुछ अधिकार और सुविधाएं जरूर जुड़ी होती है, ठीक है। तो परिस्थिति बिना भूमिका नहीं, भूमिका के बिना परिस्थिति नहीं, और भूमिका के साथ में अधिकार और कर्तव्य जुड़े होते हैं, उनके साथ में फ्री होते हैं। ये भी चीज आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो हमारी बातों में क्लियर हो जाते हैं, तो आपको करना ही चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। और इस वीडियो नोट को हो सकता है एक बार में थोड़ा लगे कि भाई कुछ नहीं बैठा, फिर एक दो दिन बाद दोबारा देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 85, भूमिका संबंधित कुछ अवधारणाएं यहाँ पर, कि इनको हम भूमिका संबंधित कुछ अवधारणाएं पॉइंट्स के रूप में जो हम चर्चा के रूप में देख लेंगे। इतनी कोई मुश्किल नहीं थी कि मैं इनको आपके लिए यहाँ पे खोल के रखता। जैसे मैं एक पॉइंट लूंगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। पहली अवधारणा यहाँ पे दोस्तों आती है भूमिका पालन की। इसकी अवधारणा आती है भूमिका पालन की। तो भूमिका पालन मतलब रोल एक तरीके से प्ले करना है हमें। तो सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में किसी भी पद से जुड़े हुए कार्यों को पूरा करना क्या है? भूमिका पालन, रोल प्ले, ठीक है। जैसे समाज में पंडित हुआ, पादरी, पिता, पुत्र, अध्यापक जो भी है, वो हम जो है हम अपनी अपनी भूमिका का पालन करते हुए दिखते हैं। तो ये हमारी क्या है? रोल प्लेइंग या फिर भूमिका पालन। क्लियर हुई ना? चलिए लाइक तो कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए दूसरा, भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग कंसेप्ट कहते हैं इसको, ठीक है। ये दरअसल में ये जो दिया ये मीड ने दिया। किसने दिया? मीड ने। ये हम कह सकते हैं। अब देखिए इस भूमिका ग्रहण में क्या होता है कि So Kiara, when did you start acting? When I first got my periods. Isn't it, girl? होता है कि व्यक्ति जो होता है वो विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना सीखता है। उदाहरण के लिए हम एक तरीके से ये देख सकते हैं कि सेना में भर्ती होने के लिए एक व्यक्ति सैनिक की भूमिका निभाना सीखता है। एक लड़का जब सेना में जाने के लिए तैयारी करता है तो वो सबसे पहले क्या तैयारी करता है? दौड़ भाग, ठीक है, कठिन परिश्रम, क्योंकि उसको पता है आगे उसका जीवन इन्हीं परिस्थितियों से गुजरने वाला है। वो उसको अनुकूल बनाने के लिए, भूमिका ग्रहण करने के लिए वो खुद को क्या करता है? तैयार करता है। नेक्स्ट देखिए अभिनय की भूमिका। देखिए अभिनय की भूमिका को हम ये कह सकते हैं भाई, यहाँ पे अपनी भूमिका को एक तरीके से अपने रोल को निभाना ही हुआ। किस तरीके से? इस प्रक्रिया में व्यक्ति किसी अन्य पात्र की भूमिका का अभिनय करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं अपने रामलीला या कृष्ण लीला में राम, रावण, कृष्ण इनकी भूमिका निभाते हुए लोगों को देखा होगा। तो वो क्या होता है? वो भूमिका अभिनय होता है, ठीक है। वो व्यक्ति तो अलग है, लेकिन वो सिर्फ वो क्या कर रहे हैं? रोल प्लेइंग कर रहे हैं। वहाँ पे क्या कर रहे हैं? रोल एट प्लेइंग। तो फिल्मों में, नाटकों में अभिनेताओं द्वारा, किसी पात्र द्वारा इसी अवधारणा को धारण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, भूमिका वंचन। वंचन देखिए जब एक व्यक्ति एक परिस्थिति को छोड़कर दूसरी परिस्थिति धारण कर ले तो उसे अपने पहले की परिस्थिति से संबंधित भूमिका त्यागनी पड़ती है। इसी भूमिका वंचन कहते हैं। आज उपराष्ट्रपति थे, कल वो राष्ट्रपति बनेंगे। परिस्थिति बदल गई, पद बदल गया, भूमिका बदल गई, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे? वंचन कहेंगे। एक भूमिका को त्याग कर दूसरी भूमिका ग्रहण करना। तो इसके बीच की जो स्थिति होती है वो भी ध्यान से सुन लीजिए, भूमिका संक्रमण होती है। क्या होती है? भूमिका संक्रमण। एक प्रश्न में कई प्रश्न निकलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए असफल भूमिका, ठीक है। रोल फेलियर क्या होता है? देखिए जब एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका निभाने में असफल रहे। एक शिक्षक पढ़ा नहीं पाए, पद है शिक्षक का, पढ़ा नहीं सकता जी, ठीक है। और राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र को नहीं संभाल पाए, जो भी जैसा भी पद है, छोटा या बड़ा, इससे कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो उस पद के अनुसार भूमिका नहीं निभा पाए तो असफल रहता है। तो उसको असफल भूमिका कह देते हैं। ज्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, तो एक चीज ये इसमें पॉइंट है कि प्रत्येक भूमिका को सफल बनाने के लिए कुछ ना कुछ गुणों की आवश्यकता होती है जो उसमें अनिवार्य होती है। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ, भूमिका प्रत्याशा। देखिए यहाँ पे एक पद या परिस्थिति धारण करने के बाद में समाज व्यक्ति से जिस प्रकार की अपेक्षा करता है उससे भूमिका प्रत्याशा कहते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन हम इसको बोल सकते हैं। आप एक उत्तम शिक्षक बन गए, समाज की आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा समाज कि आप आगे अच्छे से अच्छी शिक्षा का प्रसार करेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा ईमानदारी के साथ देंगे। बिल्कुल यही होगी ना आपके घर वालों की, समाज की यही अपेक्षा होगी हमसे। ठीक है, तो कई बार भूमिका प्रत्याशा और व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली वास्तविक भूमिका पर अंतर होने में समाज में अव्यवस्था हो जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भूमिका संघर्ष। भूमिका संघर्ष क्या होता है? देखिए रोल कॉन्फ्लिक्ट हम इसको बोल सकते हैं। कई बार व्यक्ति को दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिका एक साथ निभानी होती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जब एक न्यायाधीश के सम्मुख उसके पुत्र को अपराधी के रूप में ला दिया जाए तो उसके सामने उलझन है। एक तो उसका पद न्यायाधीश का है, दूसरी उसकी परिस्थिति पिता की। ठीक है, दो परिस्थिति है यहाँ पर और भूमिका भी उसकी दो ही हो गई, पिता की भूमिका भी होगी, न्यायाधीश की भूमिका भी होगी। यहाँ जो संघर्ष हुआ ये भूमिका संघर्ष है। क्या है? भूमिका संघर्ष। तो इन दोनों भूमिकाओं को एक साथ निभाना कठिन होता है और भूमिका संघर्ष के लिए समाज में सांस्कृतिक मूल्य भी उत्तरदायी है। ऐसा नहीं है कि भाई सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य भी उत्तरदायी है। यहाँ पे एक विद्वान लुलबर्ग कहते हैं कि भूमिका संघर्ष की स्थिति में व्यक्ति प्रभावशाली भूमिका को चुन लेता है और कमजोर भूमिका को छोड़ देता है, तथा जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते उनके व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है। अब यहाँ पे देखिए न्यायाधीश भी है, पिता भी है, लेकिन वो जिस पद पर बैठकर वहां पे सुनवाई कर रहा है वो तो न्यायाधीश का है, पिता तो उसके घर पर है, समाज में है। लेकिन वो जिस अब पद पर बैठा है वो परिस्थिति उसकी भूमिका न्याय देने की है, न्याय करने की है, चाहे उसके बेटे के लिए न्याय हो चाहे किसी अन्य के लिए न्याय हो। तो उन दोनों संघर्ष, भूमिका संघर्ष में से जिस सही संघर्ष को वो चुन लेगा वो बच जाएगा, बाकी का व्यक्तित्व पतन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये तो कुछ इसकी क्या थी, एक तरीके से विशेषताएं थी। अब यहाँ पे रॉबर्ट मंटन ने भूमिका और परिस्थिति से संबंधित तीन अवधारणाएं हमारे सामने रख दी। एक तो भूमिका प्रतिमान, मैंने इसमें लिख दिया, इसको थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट मान लीजिएगा, और परिस्थिति प्रतिमान और श्रृंखला। चलिए एक को यहाँ पे देख लेते हैं। भूमिका प्रतिमान, देखिए भूमिका प्रतिमान जो है इसके अंदर रॉबर्ट मंटन कहते हैं कि समाज में कोई भी भूमिका एक पक्षीय या पृथक नहीं होती, बल्कि वो दूसरों के संदर्भ में ही होती है। जैसे एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित बहुत सारी परिस्थितियां धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की जो भूमिका निभाता है उसकी संपूर्णता को ही भूमिका प्रतिमान कह देते हैं। एग्जांपल हम यहाँ पे एक डॉक्टर से बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर होने के नाते उसका संबंध डॉक्टरों से भी रहता है, मरीज से भी रहता है, वार्ड बॉय से भी रहता है, मरीज के आने वाले परिजनों से भी रहता है। ठीक है, और उसके ऊपर जो शासन में जो सरकार में जो मंत्री होता है उससे भी होता है, हॉस्पिटल में जो हेड होता है उससे भी होता है। तो ये एक परिस्थिति है, डॉक्टर एक पद है, लेकिन वो भूमिका कितनी निभा रहा है, तो ये क्या है? भूमिका प्रतिमान। तो यहाँ पे ये देखिए कि वो चिकित्सा अधिकारी से विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाता है। इस प्रकार हम एक अन्य उदाहरण एक मंत्री का भी ले सकते हैं। मंत्री जनता से भी जुड़ा होता है, प्रशासनिक अधिकारी से भी जुड़ा होता है, मुख्यमंत्री से जुड़ा होता है, केंद्र में भी जुड़ा होता है, राज्य में भी जुड़ा होता है, वहां पे वो सबके साथ में उसकी अलग अलग रोल प्लेइंग होती है। तो ये भूमिका क्या हुई? प्रतिमान हुई। ठीक है, तो हम इसी को ये कह सकते हैं भिन्न प्रकार के व्यवहार करना और सभी के साथ उसकी भूमिका अलग अलग होती है, यही उसकी भूमिका प्रतिमान है एक व्यक्ति की। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें लेंगे दूसरा, मंटन ने जो दिए ये तीन प्रतिमान। तो परिस्थिति प्रतिमान में क्या आएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे वही है जैसे भूमिका प्रतिमान में था, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सारी परिस्थितियां धारण करता है और उसके अनुसार अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एक पिता है वो वकील भी है, लेकिन वो वकील होने के साथ में कहीं ग्राहक भी है, कहीं जमीन का वो स्वामी भी है, किसी का भाई भी है, किसी की बहन भी है। ठीक है, तो ये जितनी भी परिस्थितियां हैं इनके अनुसार व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति के अनुसार वहां पे परिस्थिति एक थी उसके संबंध के अनुसार भूमिकाएं अदा कर रहा था, यहाँ पे बहुत सारी परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी भूमिकाएं रोल अदा कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? ये सभी परिस्थितियां मिलकर उस व्यक्ति की परिस्थिति प्रतिमान कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे परिस्थिति श्रृंखला को हम समझ लेते हैं। कल भी मैंने आपको ये बता दिया था, फिर भी देख लीजिए। व्यक्ति एक समय में बहुत सारी परिस्थितियां धारण नहीं करता। ठीक है, विभिन्न समय में अलग अलग परिस्थितियां धारण करता है। ऐसा थोड़ी है बच्चा आज पैदा हुआ, आज वो किसी का पिता किसी का भाई बन गया, नहीं, धीरे धीरे समय के अनुसार, आयु बढ़ने के अनुसार उसके पास ये परिस्थिति आती जाएंगी। परिस्थितियों के इस उत्तरोत्तर क्रम में एक श्रृंखला बनती जाएगी, उसे हम परिस्थिति श्रृंखला कहते हैं। जैसे आज एक व्यक्ति आज छात्र है, कल वो पंचायत का सरपंच बन जाएगा, फिर विधायक, फिर संसद सदस्य, फिर राष्ट्रपति और फिर हो सकता है वो और भी आगे यूएन तक चला जाए। ठीक है, तो ये एक परिस्थिति श्रृंखला बनी। ठीक है, तो ये परिस्थिति श्रृंखला हुई, परिस्थिति प्रतिमान हुआ और भूमिका प्रतिमान हुआ। तो ये एक रॉबर्ट मंटन ने दिया था। तो यहाँ पे अब हमने परिस्थिति और भूमिका को अच्छे से पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम देखिए एक छोटे से पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं जो भूमिका है और जो परिस्थिति है इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। आप सबको पता है एक सिक्के के दो पहलू, हमने इसको कह दिया, एक के बिना दूसरा संभव नहीं है, ये भी हम कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं परिस्थिति और भूमिका में इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि बिना परिस्थिति की कोई भूमिका नहीं, बिना भूमिका की कोई परिस्थिति नहीं होती। हम एग्जांपल पे ये ले सकते हैं कि किसी संस्था में प्राचार्य की परिस्थिति ही न हो और कोई भी व्यक्ति बिना प्राचार्य की भूमिका निभाए प्राचार्य कैसे हो सकता है? पद ही नहीं है तो प्रिंसिपल कैसे बनेगा? बिल्कुल सही बात है। तो ये हम यहाँ पे, लेकिन एक विद्वान है बीर स्टीव, वो इससे सहमत नहीं होते। वो कहते हैं कि दोनों ही पृथक पृथक भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा पद त्याग देने पर नए वाइस चांसलर की नियुक्ति तक प्रशासन द्वारा उसके कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है। इस स्थिति में वाइस चांसलर की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को न तो हम वाइस चांसलर कह सकते हैं और न ही उसे सारी सुविधाएं प्राप्त होती है जो वास्तविक वाइस चांसलर को प्राप्त होती है। तो ये बीर स्टीव ने इन दोनों को यहाँ पे अलग भी बताया, लेकिन वास्तव में परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है। परिस्थिति और भूमिका के संबंध सदैव स्थायी नहीं होते, बदलते रहते हैं। नए विचार, मूल्य, मान्यताएं साथ साथ इनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे मजदूर और मालिक के संबंध मध्य युग में जैसे थे, आज के औद्योगिक युग में ऐसे नहीं है। पति पत्नी, माता पिता, संतानों के संबंध, शासक और राजा के संबंध, गुरु और शिष्य के संबंध जैसे वैदिक काल में थे, आज नहीं है, आधुनिक समय में नहीं है। शिष्य और गुरु के संबंध तो जैसे वैदिक काल में थे, आज तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बात से तो आप जब शिक्षक बनेंगे आगे या बन चुके हैं कई, वो समझ गए होंगे कि भाई ये तो बिल्कुल सही है। तो इसमें से कई परिस्थितियों की प्रतिष्ठा और भूमिका में अंतर आ जाता है। तो ये परिस्थिति और भूमिकाओं में संबंध की बात हम करें तो सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि समय के हिसाब से ये चीजें बदलती रहती हैं। अभी समाज में महत्व इनका क्या है या समाजशास्त्रीय महत्व इनका क्या है, थोड़ी सी देर में सुन लीजिए बस। परिस्थिति व भूमिका मिलकर ही समाज व्यवस्था का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। समाज संगठन को सुचारू रूप से चलाते हैं, एक तो ये हो गया जी। ठीक है, परिस्थिति और भूमिका समाज में श्रम विभाजन कर सामाजिक कार्यों को सरल बनाते हैं। भूमिकाओं से निर्वाह से समाज में प्रकारात्मक आवश्यकताएं पूरी होती है, इससे समाज में निरंतरता और स्थिरता बनी रहती है। समाज में ऊंची और नीची परिस्थितियां होती हैं, ये व्यक्ति को प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती हैं और प्रयत्नों के कारण ही उसकी प्रगति संभव हो पाती है। तो ये कुछ हमारे समाज के लिए महत्व थे। तो परिस्थिति और यहाँ पे जो हमने आपको बताया है भूमिका, स्टेटस एंड रोल, टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें जो परिभाषाएं